किसी इंसान ने इस क्लास में थर्ड ईयर में गेट एग्जाम में रैंक निकाला ना, 50 के अंदर, 100 के अंदर, पूरे क्लास में वो स्टार बन जाए। अलग नजरिए से देखेंगे, हर इंसान आपको अलग नजरिए से देखेगा। ऑल राइट, आज हम वापस से सिंपल लीनियर रिग्रेशन टॉपिक पढ़ रहे हैं। आज इस लेक्चर का पूरा टाइम जाएगा ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम डिस्कस करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको अभी तक ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम का आइडिया तो दे दिया है, ठीक है, पर उसके मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपके सामने सॉल्व कराना चाहता हूं ताकि अंडरस्टैंडिंग हमारी थोड़ी और बेहतर हो सके इस एल्गोरिथम पे। तो ये एक इटरेटिव एल्गोरिथम है, राइट। हम क्या करते हैं, अपने पैरामीटर्स के वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं, अपडेट रूल चला के फाइंड करते हैं, राइट। जहां पे हमें इटरेशंस डिसाइड करने होते हैं, लर्निंग रेट डिसाइड करना होता है, फिर इटरेशंस मतलब अपडेट करते जाएंगे और हमारे ऑप्टिमाइज्ड एमएनसी के वैल्यूज तक हम पहुंचेंगे। ये हमारी कोशिश होती है। ओके, तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन की कहानी कहां से शुरू होती है सर? हमें सबसे पहले हमारा कॉस्ट फंक्शन पता होना चाहिए, ठीक है, जिसमें क्या क्या पैरामीटर्स होंगे, मतलब क्या क्या वेरिएबल्स होंगे। एम होगा एक वेरिएबल सी होगा। तो आपका जो कॉस्ट फंक्शन है उसमें दो वेरिएबल्स हैं, एम एक वेरिएबल है, सी एक वेरिएबल है। और आपने जाना था कि आपका जो कॉस्ट फंक्शन बन के निकल के आता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन के केस में स्पेसिफिकली, वो आता है कॉन्वेक्स। चाहे आपका आप कॉस्ट फंक्शन सम ऑफ स्क्वायर एरर यूज करिए या फिर आप मीन स्क्वायर एरर यूज करिए, ओके, आपका जो कॉस्ट फंक्शन होगा जब उसे आप प्लॉट करोगे आप पाओगे कि वो कॉन्वेक्स है। ये कॉन्वेक्स क्यों होता है उसमें मैं एक नेक्स्ट लेक्चर दूंगा, मैं आपको प्रॉपर्टीज के हेल्प से प्रूफ कर दूंगा कि आपका सिंपल लीनियर रिग्रेशन का जो कॉस्ट फंक्शन है वो कॉन्वेक्स क्यों है। मैथमेटिकल इसका जस्टिफिकेशन दूंगा। हालांकि अब तक हमने विजुअलाइजेशन से देख लिया है कि कॉन्वेक्स मिलता है, तो इसे आप अभी के लिए एक्सेप्ट करिए। कॉन्वेक्स का मेजर एडवांटेज क्या है कि मैं अपने कॉस्ट फंक्शन को पार्शियल डेरिवेट कर सकता हूं विथ रेस्पेक्ट टू एम, एंड मेरे कॉस्ट फंक्शन को पार्शियल डेरिवेट कर सकता हूं विथ रेस्पेक्ट टू सी। इन दोनों को मैं इक्वेट टू जीरो कर सकता हूं। तो मुझे क्या मिलेगा सर? मुझे दो इक्वेशंस मिलेंगे, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे ऑप्टिमाइज्ड एमएनसी के वैल्यूज मुझे मिल जाएंगे, जो कहां पे लेके जाएंगे सर? मुझे लोवेस्ट पॉइंट के, इस फंक्शन के लोवेस्ट पॉइंट पे, ओके। पर ऐसा हमेशा मत सोचना आपके सिंपल लीनियर रिग्रेशन के केस में आप आपके कैलकुलस के अप्रोच से डायरेक्टली सॉल्व कर पाते हो। तो इसलिए हमारे पास एक और अप्रोच होता है और वो होता है ग्रेडियंट डिसेंट। आपके पास एक और अप्रोच होता है ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट हमेशा आपके लिए फायदेमंद है। अगर आप डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर पा रहे, आप इस तरह से नहीं सॉल्व कर पा रहे, आपके ऑप्टिमाइज्ड एमएनसी के वैल्यूज अगर आप फाइंड नहीं कर पा रहे, हालांकि लीनियर रिग्रेशन में आप फाइंड कर पाओगे पर दूसरे एल्गोरिदम्स में आप नहीं फाइंड कर पाओगे, तो इसलिए आपके पास एक और एल्गोरिदम है जो है ग्रेडियंट डिसेंट। उसका भी काम है, क्या काम है? आपको ऑप्टिमाइज्ड एमएनसी के वैल्यूज ढूंढ के देना, ठीक है। सेम इस फंक्शन के लोवेस्ट पॉइंट पे आपके एमएनसी का जो वैल्यू होगा वो आपको ग्रेडियंट डिसेंट ढूंढने में हेल्प कर सकता है, ठीक है। एमएनसी के कौन से वैल्यू पे ये फंक्शन लोवेस्ट पॉइंट पे जाता है, ये ग्रेडियंट डिसेंट आपको हेल्प कर सकता है। ये आपको लीनियर रिग्रेशन में भी हेल्प कर सकता है, किसी भी एल्गोरिदम में हेल्प कर सकता है। बस जरूरत क्या है कि आपका कॉस्ट फंक्शन कॉन्वेक्स होना चाहिए, तब वो आपको ग्लोबल मिनिमा तक लेके जाएगा ही जाएगा। समझ रहे हो? आपको नेसेसरी कंडीशन क्या है ग्रेडियंट डिसेंट के लिए? कि आपका कॉस्ट फंक्शन कॉन्वेक्स होना चाहिए, तब डेफिनेटली आपका ग्रेडियंट डिसेंट क्या करेगा? आपको लोवेस्ट पॉइंट तक, ग्लोबल मिनिमा तक लेके जाएगा। कैसे लेके जाएगा? सबसे पहले आपको यहां पे इटरेशंस डिसाइड करने होंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको इटरेशंस डिसाइड करने पड़ते हैं जब भी आप प्रैक्टिकली कोड करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मुझे 100 इटरेशंस चलाने, मतलब 100 बार मेरा अपडेट रूल मुझे चलाना है। आपको आपकी लर्निंग रेट भी डिफाइन करनी पड़ती है।
फॉर एग्जाम्पल मैं डिफाइन कर रहा हूं कि मुझे 0.01 रखना है, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करोगे, आपका अपडेट रूल चलाओगे, आपका अपडेट रूल चलाओगे। अपडेट रूल का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। एम कैसे अपडेट करने वाला हूं, एम माइनस अल्फा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम, सॉरी जे विथ रेस्पेक्ट टू एम। और सी कैसे अपडेट करोगे, सी माइनस अल्फा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जे विथ रेस्पेक्ट टू सी। तो ये अपडेट रूल कितने बार चलने वाला है सर, 100 बार चलने वाला है आपके ग्रेडियंट डिसेंट में। और ये इटरेशंस भी आप ट्रायल एंड एरर से वेरीफाई कर सकते हैं, पर अभी के लिए सोचते हैं कि 100 इटरेशंस अगर मैं रखता हूं और लर्निंग रेट में इतना रखूंगा तो मैं ग्लोबल मिनिमा तक रीच कर लूंगा, ठीक है। मतलब लोवेस्ट पॉइंट इस फंक्शन के रीच कर लूंगा, उस तरह से मुझे एमएनसी के वैल्यूज मिल जाएंगे। तो आपने क्या देखा, आपके ऑप्टिमाइज्ड एमएनसी वैल्यूज ढूंढने का आपके पास दो अप्रोच होता है, एक तो प्योर कैलकुलस और एक है इटरेटिव एल्गोरिदम के थ्रू। और इटरेटिव एल्गोरिदम हमेशा काम करेगा, हो सकता है कि कभी कभी ये काम ना करे, ठीक है, पर ये हमेशा काम करेगा। ओके सर, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके मशीन लर्निंग की दुनिया में। मशीन लर्निंग की दुनिया में मैं बोल सकता हूं कि इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ओके, तो ये तब काम करता है जब आपके पास जे कॉस्ट फंक्शन होता है। जब भी आप कॉस्ट फंक्शन वाली दुनिया में जाओगे ना, एक कंफ्यूजन हमेशा आपके पास रहेगा, कॉस्ट फंक्शन लॉस फंक्शन, क्या ये दोनों सेम होते हैं क्या। बहुत बार इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं गलती से, पर ये दोनों सेम नहीं होते। कॉस्ट फंक्शन अलग होता है, लॉस फंक्शन अलग होता है। अगर इसे मुझे बताना होगा तो देखिए मैं कैसे बताऊंगा। आपका जे आप कैसे डिफाइन करते हो सर, ऐसे कुछ तो समेशन आई इक्वल टू 1 to n, मतलब जितने ऑब्जर्वेशन है ट्रेनिंग डेटा सेट में। ओके, फिर आप क्या करते हो, एक्चुअल लेबल माइनस प्रेडिक्टेड, राइट। आप क्या करते हो, इन सब का स्क्वायर करते हो एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हो। यहाँ पे मैंने क्या सोचा है सर, मेरा कॉस्ट फंक्शन मीन स्क्वायर एरर सोचा है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, मेरा कॉस्ट फंक्शन मैंने मीन स्क्वायर एरर सोचा है, तभी मैं यहाँ पे डिवाइडेड बाय एन कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर एरर यूज करता तो मुझे डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, इतना अंडरस्टैंडिंग मेरे हिसाब से आपको है। तो देखिए मैं इसे थोड़ा और स्प्लिट कर रहा हूँ नीचे। आपका पहला ऑब्जर्वेशन के लिए कैसे करोगे, पहले ऑब्जर्वेशन के लिए कुछ ऐसा लिखोगे, राइट। ऐसे आपके दूसरे ऑब्जर्वेशन के लिए कैसे लिखोगे, न्यूमरेटर कर रहा हूं, ठीक है। दूसरे ऑब्जर्वेशन के लिए कुछ ऐसा लिखोगे, राइट। वैसे आपने क्या किया, एन ऑब्जर्वेशंस के लिए ये सम किया है, राइट। आपका लास्ट ऑब्जर्वेशन कैसे दिखाई देगा, nth ऑब्जर्वेशन के लिए ऐसा कुछ तो, ओके। एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वैसे के वैसे, यहाँ पे लिख लेता हूं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वैसे के वैसे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो पार्ट है ना, ये लॉस है ऑफ फॉर योर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ये लॉस है सेकंड ऑब्जर्वेशन का, ये लॉस है nth ऑब्जर्वेशन का, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ, लॉस अगर मुझे मेजर करना होगा किसी भी ऑब्जर्वेशन के लिए, मैं कैसे मेजर करूंगा, एक्चुअल लेवल को लूंगा माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू फॉर दैट ऑब्जर्वेशन, ये डिफरेंस को मैं स्क्वायर करूंगा। तो ये है आपका लॉस फंक्शन। तो लॉस फंक्शन हमेशा एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए बनाया जाता है, ठीक है। अगर आप मुझे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए पूछोगे तो मुझे यहाँ पे पहला ऑब्जर्वेशन का एक्चुअल लेवल रखना होगा, पहले ऑब्जर्वेशन के लिए जो प्रेडिक्शन लिखा है लिया है वो रखना होगा। इस तरह से मैं पहले ऑब्जर्वेशन के लिए लॉस कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे सेकंड ऑब्जर्वेशन का पूछोगे, यहाँ पे आई का वैल्यू 2 रखना होगा। अगर आप मुझे थर्ड ऑब्जर्वेशन का पूछोगे, मैं आई का वैल्यू यहाँ पे 3 रखूंगा। तो आप देख सकते हो कि आपके लॉस फंक्शन में जो लॉस फंक्शन का वैल्यू किस पे डिपेंडेंट है, एक्चुअल लेवल पे डिपेंडेंट है ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन, एंड प्रेडिक्टेड वैल्यू पे डिपेंडेंट है ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन। पर आपका जे का वैल्यू किस पे डिपेंडेंट होता है, एम के वैल्यू पे डिपेंडेंट होता है और सी के वैल्यू पे डिपेंडेंट होता है। तो समझ रहे हो, कॉस्ट फंक्शन लॉस फंक्शन टेक्निकली तो दोनों सेम नहीं है,
पर बहुत बार आप इसे सेम बोलो अलग बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनली अप्रोच पता होना चाहिए। अप्रोच क्या है? अप्रोच ये है, ये सच है। हमें एमएनसी के वैल्यूज फाइंड करने हैं। अभी आप नाम किसी के लिए भी कुछ भी ले, फर्क नहीं पड़ता। ओके। पर अगर आप मुझे टेक्निकली पूछोगे कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, लॉस फंक्शन क्या होता है, तो ये लॉस फंक्शन होता है, ये कॉस्ट फंक्शन होता है। लॉस फंक्शन किस पे डिपेंड करता है सर? एक्चुअल लेवल और प्रेडिक्टेड वैल्यू पे। कॉस्ट फंक्शन किस पे डिपेंड करता है सर? एमएनसी के वैल्यूज पे डिपेंड करता है कि कॉस्ट फंक्शन का वैल्यू क्या होगा। ओके। इसीलिए आपने देखा था कि जब मैंने पर्डी यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स से मैंने आपको मतलब लास्ट लेक्चर जो पढ़ाया था उसमें ऐसा कुछ तो लिखा था और मैंने बताया था कि इसी को आपका लॉस फंक्शन कॉस्ट फंक्शन समझिए। पर अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एल वाला टर्म लिखा गया है, राइट? और आप देखिए ये एल क्या इंडिकेट करता है? ये लॉस फंक्शन है। तो लॉस फंक्शन में क्या वेरिएबल्स हैं? एक्चुअल लेवल और प्रेडिक्टेड है। और आप लॉस फंक्शन ओवरऑल ट्रेनिंग एग्जाम्पल का सम कर रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पे जो आपने आपका कॉस्ट फंक्शन यूज किया है, ये पर्टिकुलर पार्ट आपका कॉस्ट फंक्शन है, येलो वाला पार्ट आपका लॉस फंक्शन है। तो ये पर्टिकुलर लॉस फंक्शन कौन सा है सर? सम ऑफ स्क्वायर एरर वाला है। ओके। और ये पर्टिकुलर कॉस्ट फंक्शन कौन सा है सर? आपका मीन स्क्वायर एरर वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका कॉस्ट फंक्शन कैसा है सर? लॉस फंक्शन का मुझे सम करना है ओवर ऑल ऑब्जर्वेशंस। समझ रहे हो? इस कॉस्ट फंक्शन को देखिए मैं कैसे डिफाइन करूंगा। मुझे लॉस फंक्शन का सम करना है ओवर ऑल ऑब्जर्वेशन। ओके। अगर आप मुझे पूछोगे ये वाला बताइए क्या है, तो ये है लॉस फंक्शन का मुझे एवरेज करना है ओवर ऑल ऑब्जर्वेशन। मैं होप कर रहा हूं कि ये टेक्निकलिटी आपके दिमाग में आप रखोगे, कंफ्यूज नहीं होना है। तो लॉस फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ प्रेडिक्शन एंड टारगेट लेवल। टारगेट लेवल एंड प्रेडिक्शन का फंक्शन है लॉस फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ मॉडल पैरामीटर्स। ये किसका फंक्शन है सर? मॉडल पैरामीटर्स का फंक्शन है। ओके। तो अब बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिनिमाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं। ठीक है, मिनिमाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो आपके पास कॉस्ट फंक्शन होना चाहिए जिसे हम मिनिमाइज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी दो अप्रोचेस हैं, एक डायरेक्ट अप्रोच है, एक इटरेटिव अप्रोच है, राइट? डायरेक्ट अप्रोच मैंने अभी अभी आपको बताया था। आप क्या करोगे? पार्शियल डेरिवेटिव लेके इक्वेट टू जीरो करोगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जे विथ रेस्पेक्ट टू सी लेके भी इक्वेट टू जीरो करोगे। ये एक्सप्रेशन वन देगा, ये एक्सप्रेशन टू देगा। ठीक है। इसे एक तरह से डायरेक्ट सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये भी आपके पास एक तरीका है ऑप्टिमल पैरामीटर्स ढूंढने का। आप क्या करते हो? ग्रेडियंट सेट टू जीरो करते हो एंड सॉल्व इन क्लोज फॉर्म। ठीक है। ये जो आप कर रहे हो इसे ग्रेडियंट बोलते हैं, इसे भी ग्रेडियंट बोलते हैं। ओके। बाकी आप देखिए आपके पास दूसरा भी तरीका है इटरेटिव अल्गोरिदम्स वाला, मतलब जो ग्रेडियंट डिसेंट है। ये मेरे हिसाब से आपको पता है आप। ओके। तो ग्रेडियंट डिसेंट में क्या होता है? ग्रेडियंट डिसेंट इज एन इटरेटिव अल्गोरिदम which means we apply and update repeatedly until some criteria is met। क्राइटेरिया क्या हो सकता है? जैसे आपका इटरेशंस आपको जितने बार चलाना है वो एक क्राइटेरिया हो सकता है, या फिर ये भी क्राइटेरिया हो सकता है कि मेरा एक जे जे का वैल्यू एक लिमिट तक आ चुका है, मतलब इतना मिनिमाइज हो चुका है जितना मैं एक्सपेक्टेड रखता था, एक्सपेक्ट कर रहा था। तो आप तब अपने ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम को रोकने के बारे में सोच सकते हो और सोच सकते हो कि आपको आपके ऑप्टिमल पैरामीटर्स मिल गए। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं ग्रेडियंट डिसेंट को एज अ स्टॉपिंग क्राइटेरिया। स्टॉपिंग क्राइटेरिया चूज करना आपकी चॉइस है। अगर आप इसे कोड करने की कोशिश करोगे आपकी चॉइस होगी कि आप कब रोकना चाहते हो ग्रेडियंट डिसेंट को। ओके। नॉर्मली अगर आप मुझे पूछोगे मैं इटरेशंस डिसाइड कर लेता हूँ, लर्निंग रेट डिसाइड कर लेता हूँ और सोचता हूँ कि इतने इटरेशंस के बाद तो मुझे मिल जाएगा। डेफिनेटली मैं मॉनिटर करते रहता हूँ, पर मैं इटरेशंस के बेसिस पे स्टॉपिंग क्राइटेरिया रखता हूँ। ओके। कुछ लोग कर्व भी बनाते हैं, जैसे मैं आप पे बता देता हूँ। नॉर्मली ऐसा भी प्रिफर किया जाता है, एक्चुअली ये ज्यादा प्रिफर्ड तरीका है। आप जे का वैल्यू देखोगे विथ रेस्पेक्ट टू इटरेशंस,
विथ रेस्पेक्ट टू इटरेशंस। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता चला पहले इटरेशन के बाद जे का वैल्यू कुछ इतना है, दूसरे इटरेशन के बाद आपको पता चला कि जे का वैल्यू कुछ इतना है, तीसरे इटरेशन के बाद आपको फॉर एग्जांपल पता चला कि आपके जे का वैल्यू कुछ तो इतना है, चौथे इटरेशन के बाद आपको पता चला कि आपके जे का वैल्यू इतना है, पांचवें इटरेशन के बाद पता चला जे के वैल्यू कुछ इतना है। तो अगर आप देखोगे ऐसे आपने कुछ इटरेशंस किए हैं और कुछ ज्यादा आपका जे का वैल्यू अब मिनिमाइज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि एक जब सैचुरेशन पॉइंट आ जाए जे में, तब आप सोच सकते हैं कि मुझे शायद से अभी ग्रेडियंट डिसेंट रोकना चाहिए, इटरेटिव और इटरेशंस में जाने की जरूरत नहीं है। ये आपका क्राइटेरिया हो सकता है। तो स्टॉपिंग क्राइटेरिया कई बार इस प्लॉट के हेल्प से भी आप सोच सकते हैं। ओके, इसे मैं थोड़ा विजुअली बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका जे सिर्फ एक ही पैरामीटर पे डिपेंडेंट है, तो सिंपली आप टू डायमेंशन में देख सकते हैं इसे। आप इस लोवेस्ट पॉइंट पे जाने की कोशिश कर रहे हो। आपने इनिशियल वैल्यू कुछ तो डिस्क्राइब किया था आपके पैरामीटर का, फिर उस इनिशियल वैल्यू से अपडेट करते 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 आप इस वैल्यू तक आए हो। समझ रहे हो, पहले इटरेशन में यहाँ पे आया, सेकेंड इटरेशन में यहाँ पे आया, थर्ड इटरेशन में यहाँ पे आया, चौथे इटरेशन में वो यहाँ तक आया। वही अगर आप सोचोगे कि आपका जे जो है उसमें जो डब्ल्यू है वो एक वेक्टर है, मतलब आपके डब्ल्यू में दो कंपोनेंट्स हैं, एक W1 कंपोनेंट है और आपका एक W2 कंपोनेंट है। मतलब एक तरह से इसे ऐसा सोच सकते हो कि आपका J जो फंक्शन है W1 एंड W2 के वैल्यू पे डिपेंडेंट है। ओके, तो डेफिनेटली ये जो प्लॉट होगा, ये जो फंक्शन का प्लॉट होगा, राइट, जो हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन में सोचा, हमें पता है कि वो बाउल लाइक स्ट्रक्चर आता है। तो आप फॉर एग्जांपल किसी तो एक पर्टिकुलर वैल्यू से शुरू कर रहे हो, फिर वहां से आप अपडेट करते करते लोएस्ट पॉइंट पे जाने की कोशिश कर रहे हो। कई बार हम ऐसा 3D इमेजिन करना प्रिफर नहीं करते हैं, हम कॉन्टूर्स के रेस्पेक्ट पे भी इमेजिन करना प्रिफर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मतलब इसे अगर आप टॉप व्यू से देखोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि आप इस पॉइंट से शुरू कर रहे हो, ठीक है, और आप ऐसे लोएस्ट पॉइंट तक जाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, ये मैं आपको चाहिए तो अलग लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा, हालांकि अभी इसकी जरूरत नहीं है, ये हम अलग लेक्चर में देखेंगे, पर आपको विजुअली क्या हो रहा है वो पता होना चाहिए। ओके, तो देखिए, ग्रेडियंट डिसेंट अगर आप चाहते हो कि वो ग्लोबल मिनिमा तक जाए, ठीक है, नेसेसरी कंडीशन है, मैं बता रहा हूं। अगर आप चाहते हो कि ग्रेडियंट डिसेंट यूज करके आप चाहते हो कि ग्लोबल मिनिमा तक जाए, तो इसके लिए एक बहुत ही नेसेसरी कंडीशन है कि आपका जो कॉस्ट फंक्शन है वो कॉन्वेक्स होना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका कॉस्ट फंक्शन कुछ ऐसा रहा, आपका कॉस्ट फंक्शन फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा रहा, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने ना यहां से शुरुआत की थी, तो आप क्या करोगे, ऐसा अपडेट करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, और यहाँ पे जाके आप पाओगे कि आपका जो कॉस्ट फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव आप ले रहे हो विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर डब्ल्यू, वो जीरो हो चुका है। तो आप क्या करोगे, आपके डब्ल्यू को अपडेट करना रोक दोगे, पर आप आपके डब्ल्यू पे जो पहुंचे हो, मतलब फॉर एग्जांपल इस डब्ल्यू पे जो आप पहुंचे हो वो तो लोकल मिनिमा है। इस कर्व का ग्लोबल मिनिमा कहाँ पे है, ये है, ये तो लोकल मिनिमा है। तो क्योंकि आपके कर्व में मल्टीपल मल्टीपल क्रिटिकल पॉइंट्स थे, राइट, ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये क्रिटिकल पॉइंट है, तो आपको भी नहीं पता जिस ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू पे आप पहुंचे हो डब्ल्यू के, क्या वो लोकल मिनिमा है या फिर ग्लोबल मिनिमा है, ठीक है। तो इसलिए हम जनरली प्रिफर करते हैं कि ग्रेडियंट डिसेंट जो भी आपके स्टार्टिंग के एल्गोरिदम्स हैं उसमें हम हमेशा बोलेंगे कि हमें कॉन्वेक्स कर्व चाहिए। कौन सा सर, आपका कॉस्ट फंक्शन कॉन्वेक्स कर्व चाहिए, क्योंकि हमें तब गारंटी होगा कॉन्वेक्स कर्व में, राइट, इस कर्व में सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहीं तो वो क्रिटिकल पॉइंट होगा, और वो क्रिटिकल पॉइंट ही लोकल मिनिमा है, ग्लोबल मिनिमा है। समझ रहे हो क्या कॉन्वेक्स कर्व में क्या बेनिफिट मिलता है, जो आपका क्रिटिकल पॉइंट होता है वहीं पे आपको लोकल मिनिमा भी मिल रहा है, ग्लोबल मिनिमा भी मिल रहा है। इसलिए हम कॉन्वेक्स कर्व के साथ काम करना प्रिफर करते हैं जनरली मशीन लर्निंग में। जनरली, ठीक है, मैं यहाँ पे हमेशा नहीं बोल रहा हूँ, जनरली। ऐसा इसे सच मत मान लेना दुनिया का कि हाँ हमेशा कॉन्वेक्स ही ढूंढेंगे, नहीं, जनरली बोल रहा हूँ। ओके,
अभी मैं कुछ चीजें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम किस तरह से चीजें मेंशन की जा सकती है वो पहले ही बता देना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका डेटा सेट आपको इस तरह से भी एक सेट फॉर्मेट में बताया जा सकता है। ये पहला ऑब्जर्वेशन है, ये सेकंड ऑब्जर्वेशन है, ये लास्ट ऑब्जर्वेशन है, मतलब nth ऑब्जर्वेशन। कभी कभी स्मॉल लेटर एन यूज करेंगे, कभी कैपिटल लेटर यूज करेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। बात क्या है कि एक सेट है, आपका डेटा सेट। ये पहला ऑब्जर्वेशन है, सेकंड ऑब्जर्वेशन है, ये लास्ट nth ऑब्जर्वेशन है। ये सेम चीज आपके कई बार क्वेश्चंस में ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं कि एक सेट है, आपका हर एक ऑब्जर्वेशन में एक्स होगा, वाई होगा, जहाँ पे आपके ith ऑब्जर्वेशंस कहाँ से लेके कहाँ तक है, आई इक्वल टू 1 से लेके n, मतलब यहाँ पे आपके पास इस डेटा सेट में n ऑब्जर्वेशंस हैं, आई का वैल्यू 1 से लेके n तक वेरी होगा। ओके। x क्या है सर, फीचर ऑफ ith ऑब्जर्वेशन। y ऑफ i क्या है सर, टारगेट ऑफ ith ऑब्जर्वेशन। कैपिटल N क्या है सर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कई बार आपको क्वेश्चन पेपर में मेंशन किया जाएगा, आपका अगर डेटा सेट ये है, ओके, फिट अ मॉडल, फिट अ मॉडल, जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस सी, ठीक है, यूजिंग लीनियर रिग्रेशन या फिर लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन, ऐसा कोई भी नाम मेंशन किया जा सकता है। बेसिक मतलब क्या है कि लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम यूज करके आपको इस मॉडल को फिट करना है। पर आप मुझे बोलोगे, पर आपने तो सर ये जो एक्सप्रेशन है इसी को आपने आपका हाइपोथेसिस बुलाया था, राइट? डब्ल्यू एक्स प्लस सी या फिर एम एक्स प्लस बी सी भी सोच सकते हो। आपके सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे चाहिए तो मैं डब्ल्यू के जगह एम सोच लेता हूँ, डब्ल्यू के जगह एम सोच लेता हूँ, राइट? आपने आपने क्या अभी तक पढ़ा है, इसे ही मैं अपना हाइपोथेसिस बुलाता हूँ और इसे ही मैं यूज करता हूँ अपने प्रेडिक्शंस करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे आयत ऑब्जर्वेशन के लिए प्रेडिक्शन लेना है, मैं कैसे लूंगा, इसी एक्सप्रेशन की हेल्प से लूंगा। एम एक्स ऑफ आयत ऑब्जर्वेशन कंसिडर करूंगा प्लस सी करूंगा, राइट? जब भी आपको एक पर्टिकुलर एक्स के लिए प्रेडिक्शन लेना होता है, आप इसी फंक्शन को यूज करते हो, राइट? तो मेरा वाई हैट का एक्सप्रेशन ये होता है, पर क्वेश्चन में लिखा गया है फिट द मॉडल y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये क्या बातें हो रही है? अभी तक आपने जो पढ़ा है, आपका y हैट का एक्सप्रेशन ये होता है, उसके लिए आप आपके MNC के वैल्यूज कैलकुलेट करते हो, वो सच है। पर ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, ग्राफ पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। आपके पास ये x इनपुट फीचर के लिए यूज करते हो, ये पर्टिकुलर एक्सिस लेबल के लिए यूज करते हो। आपके पास क्या होता है सर, ऐसे कुछ आपके डेटा पॉइंट्स होते हैं, राइट? ऐसे कुछ आपके डेटा पॉइंट्स होते हैं। तो आपको क्या पता है, आप यहाँ पे एक मॉडल फिट करना चाहते हो, वाई हैट इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओके। फॉर एग्जाम्पल एक m का वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं और c का भी वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कंसिडर कर लेता हूँ 2x, 2x-1, फॉर एग्जाम्पल 2x-1, मतलब मैंने कंसिडर किया है m का वैल्यू 2 है, c का वैल्यू -1 है। जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी, एक डिस्कशन करने के लिए m का वैल्यू ये कंसिडर कर लिया है, c का वैल्यू ये कंसिडर कर लिया है। ओके। तो आपका मॉडल का एक्सप्रेशन क्या बन गया, आपने डेटा सेट को लर्निंग लेते हुए आपने m का वैल्यू 2 लर्न कर लिया है, m का वैल्यू 2 लर्न कर लिया है, एंड c का वैल्यू -1 लर्न कर लिया है। तो आपका ये है, राइट, मॉडल। इस मॉडल को अगर आपको इस ग्राफ में प्लॉट करना होगा, तब ये यहाँ पे वाई हैट के जगह आपको वाई ही सोचना होगा, राइट? क्योंकि आपको एक्स एंड वाई के रेस्पेक्ट में प्लॉट करना है, राइट? तभी आप यहाँ पे उसे प्लॉट कर सकते हो, तभी आप ये y इज इक्वल टू 2x-1 प्लॉट कर सकते हो। पर आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये जो y को सोचते हुए मैंने प्लॉट तो किया है, पर ये एक्चुअल लेबल नहीं है। इस लाइन के हेल्प से जो मैं वैल्यूज प्रेडिक्ट करूंगा x के लिए, वो एक्चुअल लेबल नहीं है, वो मेरे प्रेडिक्शन है। तो फिट मॉडल का मतलब क्या है, जब आप लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, राइट, तब आप यहाँ पे वाई हैट की जगह वाई सोचने वाले हो, वाई हैट की जगह वाई सोचने वाले हो, क्योंकि आपका ग्राफ एक्स एंड वाई के रेस्पेक्ट में है।
राइट। तो यहाँ पे वाई हैट की जगह मुझे वाई सोचना होगा। इसलिए जनरली लिखा जाता है क्वेश्चन में फिट द मॉडल वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसका मतलब वही है कि आप प्रेडिक्शन करने के लिए यही यूज करोगे। आप प्रेडिक्शंस करने के लिए यही यूज करोगे। पर जब भी आपको प्लॉट करना होगा, एक बार आपके एमएनसी के वैल्यूज लर्न कर लोगे, तब वाई हैट तो लिख के प्लॉट नहीं होगा, राइट। ऐसा ही कुछ लिख के यहाँ पे एक लाइन प्लॉट करोगे, क्योंकि आज जो आपका डायग्राम है वो एक्स एंड वाई के रेस्पेक्ट में है। तो लाइन अगर इसमें ड्रॉ करना चाहते हो तो वाई और एक्स के रेस्पेक्ट में आपका एक्सप्रेशन होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर पाओगे, राइट। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं होप कर रहा हूं कि आप समझ पाए। एक्चुअली आपका जो मॉडल है उसे वाई हैट ही समझना है, मतलब ये एमएनसी के वैल्यूज जब मैं लर्न कर लूंगा इसे ही मैं यूज करूंगा प्रेडिक्शन करने के लिए, प्रेडिक्शन करने के लिए। पर उनका लिखने का इसका मतलब क्या है, जब आप एक लाइन ड्रॉ करोगे तब आप ऐसे लाइन ड्रॉ करने वाले हो ना। तो उसके लिए वो बोल रहे हैं एम के वैल्यूज लर्न करिए, सी के वैल्यूज लर्न करिए यूजिंग योर ट्रेनिंग डेटा सेट, यूजिंग योर ट्रेनिंग डेटा सेट। तो इसमें कंफ्यूजन मत रखना। फिट द मॉडल इक्वल टू ऐसा लिख के दे दिया तो आपको पता होना चाहिए, इसे ही आप आपका वाई हैट समझने वाले हो, इसे ही आप आपका वाई हैट समझने वाले हो। बस लाइन ड्रॉ करने के टाइम वाई हैट को हम वाई से रिप्लेस कर देते हैं ताकि एक लाइन ड्रॉ कर सके, बस फिट कर सके अपने डेटा सेट को देखते हुए एक लाइन। ओके। अभी आप क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस आप बहुत ही इंजॉय करोगे, टेंशन मत लीजिए। पूरा ध्यान से लेक्चर देखिए, आपको हर एक चीज समझ में आएगा। चलिए, ओके। अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस मैंने स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी से लिए हैं, आपके गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफी हेल्प मिलेगी। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, ये एमएसक्यू क्वेश्चन है। सपोज वी आर ट्राइंग टू मिनिमाइज द कॉन्वेक्स फंक्शन यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट। तो आपको पहले से ही एक समझिए कि कॉस्ट फंक्शन दिया गया है। वो कैसा है सर? जेड स्क्वायर। तो आप समझ सकते हैं कि आपका कॉस्ट फंक्शन में जो वेरिएबल है वो क्या है सर? आपके कॉस्ट फंक्शन में इस बार जो वेरिएबल है सिर्फ जेड है, राइट। तो इस कॉस्ट फंक्शन के लिए आप ग्रेडियंट डिसेंट यूज करने वाले हो। लेट अल्फा बी द लर्निंग रेट। लर्निंग रेट अल्फा से इंडिकेट किया गया है। एज्यूम दैट वी कैन यूज एन इनिशियल वैल्यू ऑफ जेड नॉट इक्वल टू 1। अभी ये आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, क्या ये जीरोथ ऑब्जर्वेशन के लिए ऐसा बता रहे हैं क्या? यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन का कोई काम नहीं है, ये ग्रेडियंट डिसेंट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट में क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि इनिशियल वैल्यू जेड का क्या था, ठीक है, इनिशियल वैल्यू। ओके, जेड का इनिशियल वैल्यू मुझे बताया गया है वो है 1। यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, तो ये क्या है? इनिशियल वैल्यू। जीरोथ ऑब्जर्वेशन मत समझ लेना इसे। तो आपको पूछा गया है फॉर विच वैल्यू ऑफ अल्फा लर्निंग रेट क्या होना चाहिए? ग्रेडियंट डिसेंट कन्वर्जेस टू द ऑप्टिमल वैल्यू x इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे कि मैं इसे आपको बताता हूं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगर आप आपके कॉस्ट फंक्शन को बनाओगे विथ रेस्पेक्ट टू z, अगर आप आपका कॉस्ट फंक्शन बनाओगे, जेड स्क्वायर कैसा प्लॉट होता है सर? ऐसा आपका एक कॉन्वेक्स कर्व होता है, राइट, सिमेट्रिकल अराउंड 0। तो वही उन्होंने पूछा, बताइए आपको लर्निंग रेट क्या रखना चाहिए जब आप ग्रेडियंट डिसेंट यूज करोगे? लर्निंग रेट क्या रखना चाहिए कि आप आपके इस ऑप्टिमल पॉइंट 0 तक पहुंच पाओ? ऑप्टिमल पॉइंट 0 तक पहुंच पाओ, आपका लर्निंग रेट क्या होना चाहिए? ठीक है, इस पॉइंट को वो क्या बोल रहे हैं? इस पॉइंट को उन्होंने एक नाम दे दिया, इस पॉइंट को उन्होंने एक नाम दे दिया। इसका नाम क्या दे दिया? एक्स स्टार। आप समझ रहे हो? इस पर्टिकुलर पॉइंट को उन्होंने नाम दे दिया एक्स स्टार। ठीक है, तो आपका जो जेड, जो लोवेस्ट पॉइंट पे लेके चला जाता है इस कर्व के, उसको एक नाम दे दिया है एक्स स्टार। कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को रीड करने आना चाहिए बस। ओके, तो वापस से आपका अपडेट रूल लिखिए। आपका ग्रेडियंट डिसेंट में अपडेट रूल कैसा होता है? जेड का वैल्यू आप कैसे अपडेट करने वाले हो? सोचो, जेड माइनस लर्निंग रेट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जे विथ रेस्पेक्ट टू जेड। ओके, तो यहाँ पे ना मैं थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ। यहाँ पे अभी तक हम एरो से इंडिकेट कर रहे थे, पर यहाँ पे अगर आप देखोगे इटरेशंस वो इस तरह से इंडिकेट करने वाले हैं। तो मैं ऐसा सोचता हूँ
कि अगर फॉर एग्जांपल ith वैल्यू मुझे मिल जाए, ठीक है, फॉर एग्जांपल ith वैल्यू मुझे मिल जाए, तो ith प्लस वन का वैल्यू मैं इस तरह से ढूंढने वाला हूँ। समझ रहे हो? अगर मुझे ith वैल्यू मिल जाए तो ith प्लस वन वैल्यू z का मैं, मतलब इस इटरेशन में z का वैल्यू मैं इसके हेल्प से निकालूंगा। अगर मुझे इस इटरेशन का z का वैल्यू पता हो, इस इटरेशन का z का वैल्यू कैसे निकालूंगा? इस फॉर्मूला की हेल्प से निकालूंगा। बस इतना सही चीज है। ओके। और आपके एग्जामिनर ने आपको बताया है z0 का वैल्यू क्या है, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए। तो इसके हेल्प से मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ? z एट फर्स्ट इटरेशन कैलकुलेट कर सकता हूँ। फर्स्ट इटरेशन पे z का वैल्यू क्या होगा, मतलब पहली बार जब मैं अपडेट रूल चलाऊंगा तो मेरे z का वैल्यू क्या होगा वो मुझे पता चलेगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये क्या है? फर्स्ट इटरेशन का z का वैल्यू। ओके। तो ये वैल्यू ढूंढने के लिए मुझे, मेरे पास z का वैल्यू तो पहले से ही है, पर मुझे ये चाहिए, तो इसे निकाल लेते हैं। अगर आप आपके इस कॉस्ट फंक्शन को विथ रेस्पेक्ट टू z अगर डेरिवेट करते हो, आंसर क्या आएगा? 2z आएगा, राइट। तो मैं पूछता हूं, अगर आप यहाँ पे z0, मतलब फॉर एग्जांपल ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे आपको क्या करना है? सिंपली z0 के रेस्पेक्ट में सोचना है। और z0 का वैल्यू क्या है सर? 1 है। यहाँ पे आप सिंपली 2 वैल्यू सोच सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या लिखना है? सिंपली 2 लिखना है। यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। और यहाँ पे क्या लिखोगे सर? z0 तो 1 है, यहाँ पे 1 लिखिए। ओके। तो अगर आप देखोगे मेरे पास एक फॉर्मेट में एक्सप्रेशन आया है, इसे थोड़ा और सिस्टमैटिकली जाते हैं। आपका फॉर एग्जांपल मैं ना सेकेंड इटरेशन का एक्सप्रेशन दिखाना चाहता हूँ। सेकेंड इटरेशन का एक्सप्रेशन कैसे दिखाई देगा सर? उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? z1 का वैल्यू चाहिए होगा माइनस अल्फा टाइम्स कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू z एट फर्स्ट इटरेशन। समझ रहे हो? इसके हेल्प से मैं लिख रहा हूं ये एक्सप्रेशन। मैंने यहाँ पे अगर 2 लिखा, इसका मतलब क्या? ऑटोमेटिकली i का वैल्यू 1 होना चाहिए, तो मैंने i का वैल्यू 1 सोचा, यहाँ पे भी i का वैल्यू 1 सोचा। ओके। तो ये वाला वैल्यू तो मेरे पास है यहाँ पे, राइट। ये वाला वैल्यू तो है मेरे पास। ओके। मुझे सिंपली अभी ये वाला वैल्यू क्या होगा सोचना है। तो वापस से आपका पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z क्या था सर? मतलब j का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू z क्या था? 2z था। अभी z1 पे क्या होगा सिंपली सोचना है, z1 पे क्या होगा, ठीक है। तो z1 पे क्या होगा सर? ये वाला वैल्यू क्या होगा? मुझे यहाँ पे वैसे ही लिखना होगा, पहले इटरेशन पे मैं z1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूँ। तो सिंपली ये वाला वैल्यू मुझे यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रख लेते हैं 1 माइनस 2 अल्फा। ओके। तो अगर मैं यहाँ पे अभी ये वापस से सब्स्टिट्यूट करूंगा, ये क्या आएगा? 1 माइनस 2 अल्फा इंटू 2। ओके। और आपका z1 जो यहाँ पे है वो भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए, ये भी क्या आया? 1 माइनस 2 अल्फा। ओके। तो अगर आप 1 माइनस 2 अल्फा को कॉमन ले लोगे, ठीक है, अगर आप देखो ना, इस पार्ट में भी 1 माइनस 2 अल्फा है, इस पार्ट में भी 1 माइनस 2 अल्फा, अगर आप कॉमन ले लोगे, ठीक है, मतलब इस पार्ट को और इस पार्ट को कॉमन ले लोगे, तो बचा हुआ पार्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। पहले पार्ट में बचा 1, दूसरे पार्ट में बचा 2 अल्फा। आप समझ पा रहे हो क्या? इस पार्ट में मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 बचा है, इस पार्ट में 2 अल्फा का मल्टीप्लिकेशन बचा है। तो एक तरह से मैं देख सकता हूँ z का वैल्यू एट सेकेंड इटरेशन क्या आया सर? 1 माइनस 2 अल्फा का स्क्वायर आया। एक तरह से मुझे अभी पैटर्न दिखाई दे रहा है, एक तरह से अभी मुझे यहाँ पे पैटर्न दिखाई दे रहा है। पैटर्न में यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। ओके। अगर आप इसे वापस से अभी आपके थर्ड इटरेशन में लेके जाने की कोशिश करोगे ना, तो थर्ड इटरेशन में आप पाओगे कि आपका z का वैल्यू ऐसा आएगा, 1 माइनस 2 अल्फा क्यूब, ऐसा आएगा। समझ रहे हो? ओके। आप क्या चाहते हो सर? आप क्या चाहते हो? जितने बार आप अपडेट करते जाओगे, जितने बार आप अपडेट करते जाओगे,
आपको जेड के जेड को जीरो को अप्रोच करना है। समझ रहे हो कि नहीं? इसे वापस से ग्राफिकली देखिए, इसलिए आपका ग्राफिकल नॉलेज भी यहाँ पे यूज होगा। मशीन लर्निंग में विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कॉस्ट फंक्शन कैसा था सर? कुछ ऐसा था। आपने क्या किया? जेड के वन वैल्यू से शुरू किया, राइट? इनिशियल वैल्यू आपका वन था, मतलब आप इस पॉइंट से शुरुआत कर रहे थे। आप क्या सोचते हो? हर बार अपडेट जब मैं करूंगा, मुझे अपने जीरो वाले पॉइंट के पास जाना है। तो आप क्या चाहते, क्या हो? जेड का वैल्यू ऑप्टिमल आप चाहते क्या हो? कि वो जीरो तक पहुंचे। जेड आप चाहते हो कि वो जीरो तक अप्रोच करे, राइट? ग्रेडियंट डिसेंट कन्वर्जेस टू द ऑप्टिमल वैल्यू। आप ऐसा अल्फा ढूंढ रहे हो, ऐसा अल्फा ढूंढ रहे हो कि आप इटरेशंस जब चलाते जाओगे, आप ऐसे अगर बहुत इटरेशंस करते गए, तो आप ऐसा चाहते हो कि जेड का वैल्यू, आप ऐसा चाहते हो जब भी आप इसे बहुत बार चलाते जाओगे, आप चाहते हो कि आपका जेड का वैल्यू आपको जीरो दिखाई दे। तो ये कब हो पाएगा? हर इटरेशन के बाद ये छोटा छोटा होते आना चाहिए, ठीक है? इसे मैं वापस से अभी आपको यहाँ पे थोड़ा स्पेस लेके एक्सप्लेन करता हूं, मैं क्या एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं। ठीक है, देखिए 1 - 2 अल्फा, ये आपको पहले इटरेशन के बाद जेड का वैल्यू आया। दूसरे इटरेशन के बाद क्या आया सर? 1 - 2 अल्फा स्क्वायर आया। तीसरे इटरेशन के बाद क्या आएगा सर? जेड का वैल्यू 1 - 2 अल्फा क्यूब आएगा। फोर्थ इटरेशन के बाद जेड का वैल्यू क्या आएगा सर? 1 - 2 अल्फा पावर 4 आएगा। अगर आप चाहते हो कि हर इटरेशन में ये वैल्यू छोटा छोटा होते जाए, तो उसका ऑटोमेटिकली मतलब क्या बन गया? कि ये जो वैल्यू है ना, इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, अगर वो लेस देन वन रहा, तो ये हो सकता है। ठीक है, ये अगर लेस देन वन रहा तो ये हो सकता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल समझिए कि इसका एब्सोल्यूट वैल्यू अगर टू होता, तो नेक्स्ट इटरेशन में आपको क्या मिलता? 2 स्क्वायर 4 मिलता। नेक्स्ट इटरेशन में क्या मिलता? 2 क्यूब मतलब 8 मिलता। नेक्स्ट इटरेशन में क्या मिलता? 2 पावर 4 मतलब 16 मिलता। तो जीरो के पास जा रहे हो क्या आप? नहीं जा रहे हो, जीरो के पास नहीं जा रहे हो। तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, अगर वो लेस देन वन रहा, अगर इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, अगर वो लेस देन वन रहा, तभी उसे जब आप स्क्वायर करोगे, तब इस वैल्यू से ये वैल्यू छोटा दिखाई देगा। समझ रहे हो? ये वाला वैल्यू जो कुछ भी है, इसे मैं लिख के बता देता हूं यहां पे। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मेरा 1 - 2 अल्फा का मॉड लेस देन वन रहा, तो होगा क्या पता है? 1 - 2 अल्फा will be bigger value than 1 - 2 अल्फा square, and this will be bigger value than 1 - 2 अल्फा cube, and this will be bigger than 1 - 2 अल्फा पावर 4। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? एवरी इटरेशन के बाद आपका वैल्यू छोटा हो रहा है, वापस इटरेशन में गए, वापस से वैल्यू छोटा हो रहा है, वापस से एक और बार अपडेट किया, आपका जेड का वैल्यू छोटा हो रहा है। पर ये कब होगा? जब आपका ये कंडीशन हो, जब आपका ये कंडीशन हो। तो इनफैक्ट मुझे कंडीशन मिल गया है। अभी मैं सब कुछ इरेज कर देता हूँ, इस कंडीशन के लिए सॉल्व करता हूँ। मैं चाहता हूं कि मेरा 1 - 2 अल्फा लेस देन वन रहे। तो अभी आपको सिंपली देखना है इसमें से कौन से ऑप्शंस ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अल्फा का वैल्यू जीरो रखा, अल्फा का वैल्यू जीरो रखा, अल्फा का वैल्यू अगर आपने जीरो रखा, यहाँ पे क्या बनेगा सर? मॉड वन बनेगा। क्या मॉड वन? मॉड वन का आंसर क्या होगा सर? वन ही होगा। क्या वन लेस देन वन है? नहीं, इक्वल है, तो मतलब ये ऑप्शन में नहीं ले सकता। ओके, समझ पा रहे हो कि नहीं मैं कैसे चूज कर रहा हूं? अब अल्फा का वैल्यू टू सोचिए। अगर आप अल्फा का वैल्यू यहाँ पे सॉरी हाफ सोचोगे, हाफ, अगर आप हाफ सोचोगे, तो ये टू और ये टू कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा? सिंपली 1 - 1 का मॉड ले रहे हो, और 1 - 1 का मॉड क्या होगा? जीरो होगा, और जीरो इज डेफिनेटली लेस देन वन। तो मैं इस अल्फा को चूज कर सकता हूँ, क्योंकि इस अल्फा के हेल्प से जब मैं इटरेशंस बहुत बार चलाते जाऊंगा, मेरा एक मानना है कि इस ऑप्टिमल वैल्यू तक मैं पहुंच सकता हूँ। ओके, अब वापस से अल्फा इक्वल टू वन के लिए देखिए। अगर आप अल्फा का वैल्यू यहाँ पे वन सोचोगे, तो होगा क्या? 1 - 2 का मॉड
1 - 2 का मॉड क्या होगा? -1 का मॉड, राइट? -1 का मॉड, -1 का मॉड क्या होता है? 1 होता है। क्या 1 लेस देन 1 है? नहीं है, राइट? तो आपका ये वाला वैल्यू भी आप नहीं सेलेक्ट कर सकते। समझ रहे हो ये ऑप्शन क्यों नहीं सेलेक्ट हुआ? क्योंकि वो इस कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई करता। अब अल्फा का वैल्यू 2 सोचिए, अगर मैं अल्फा का वैल्यू 2 सोचूंगा तो होगा क्या? 1 - 4 का मॉड, 1 - 4 का मॉड क्या होता है? 3 होता है, राइट? -3 का मॉड क्या होता है? 3 होता है। क्या 3 लेस देन 1 है? नहीं, 3 लेस देन 1 नहीं है, तो आपका ये ऑप्शन भी नहीं सेलेक्ट होगा। क्या नन ऑफ द अबाउ था ऑप्शन? नहीं, मेरे को एक ऑप्शन तो मिल गया, मतलब नन ऑफ द अबाउ भी नहीं है। ठीक है, तो आपका ये पर्टिकुलर राइट आंसर है, अल्फा इक्वल टू हाफ। इसे एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर हाफ ही है। ओके, मैंने इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल आपके सामने एक्सप्लेन किया था। अब वापस से हम पीपीटी में जाते हैं। ओके, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन एक फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन, एक तरह से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपका कॉन्सेप्ट चेक करेगा। कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंस बाय सर्कलिंग द बेस्ट ऑप्शन इन ईच स्क्वायर। इस स्क्वायर में 3 ऑप्शंस है, इस स्क्वायर में भी 2 ऑप्शन है, इस स्क्वायर में भी 2 ऑप्शंस है। आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ओके, द मीन स्क्वायर एरर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, आपके कॉस्ट फंक्शन को ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है। आपके कॉस्ट फंक्शन को आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसे आप, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसे मिनिमाइज करते हुए आपके पैरामीटर्स ढूंढना, राइट? सेंस बनाता है, राइट? ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलना गलत नहीं होगा, क्योंकि आपके कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करते हुए आप आपके पैरामीटर्स ढूंढना चाहते हो, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, इसलिए इसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोल सकते हैं। द मीन स्क्वायर एरर ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर लीनियर रिग्रेशन इज नॉन कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स। तो इसका राइट आंसर क्या है सर? कॉन्वेक्स है। ठीक है, इसका राइट आंसर है कॉन्वेक्स। अब स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स क्यों नहीं है, ये तो मेरा नेक्स्ट लेक्चर का कहानी है, तो एक तरह से मैं टीजर दे रहा हूं आपको कि स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स क्यों नहीं बोल सकते। ओके, विच मीन्स दैट द ग्रेडियंट डिसेंट विल कन्वर्ज टू अ ग्लोबल मिनिमा, ओके, और लोकल मिनिमा विच माइट नॉट बी अ ग्लोबल मिनिमा। नहीं, ग्लोबल मिनिमा और लोकल मिनिमा कॉन्वेक्स कर्व में सेम होता है, राइट? तो डेफिनेटली मैं ग्लोबल मिनिमा तक पहुंच सकता हूं। अ ग्लोबल मिनिमा डज नॉट और डज ऑलवेज एग्जिस्ट, डज ऑलवेज एग्जिस्ट, राइट? तो ये पर्टिकुलर राइट टिक मार्क हो गए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। अब ये भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स नहीं चूज किया गया है, कॉन्वेक्स चूज किया गया है। एंड कन्वर्जेस टू अ ग्लोबल मिनिमा, ठीक है? एंड ग्लोबल मिनिमा दस ऑलवेज एग्जिस्ट, हमेशा एग्जिस्ट करता है। अभी हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये पूरा क्वेश्चन रीड करूंगा ना एक साथ, आपको ज्यादा सेंस नहीं बनेगा, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को रीड करूंगा और यहाँ पे धीरे धीरे आपके सामने वो स्टोरी भी नरेट करने की कोशिश करूंगा। एक बार ये पूरा क्वेश्चन रीड हो जाएगा ना सिस्टमैटिकली, फिर आपको डाउट नहीं रहेगा कि इस क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा क्या गया है, क्योंकि इस क्वेश्चन को समझना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। ओके, कंसीडर लीनियर रिग्रेशन ऑन वन डायमेंशनल डेटा, ठीक है, जहां पे एक्स भी आपका एक रियल वैल्यू है, वाई भी आपका एक रियल वैल्यू है। जैसे कि आप समझिए कि आपके पास एक टेबल है जहां पे बताया गया कि आपका एक्स भी एक रियल वैल्यू है, वाई भी एक रियल वैल्यू है। इसे अगर मैं और एक तरीके से इंडिकेट कर सकता हूं कि आपका हर एक ऑब्जर्वेशन एक रियल वैल्यू है। ओके, उन्होंने ऐसे इंडिकेट किया है। वी अप्लाई लीनियर रिग्रेशन इन बोथ डायरेक्शंस ऑन दिस डेटा। अभी बोथ डायरेक्शन क्या है, वो आपके मन में क्वेश्चन हो सकता है। बोथ डायरेक्शन में हम अप्लाई कर रहे हैं लीनियर रिग्रेशन इस डेटा पे, इसका मतलब क्या है पता नहीं। ओके, पर मुझे इतना पता है कि मैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन यूज करने वाला हूँ, राइट? क्यों? क्योंकि आपके पास एक सिंगल फीचर है। ओके, इस क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं। वी फर्स्ट फिट अ मॉडल टू प्रेडिक्ट वाई यूजिंग एक्स। एंड आपका हर एक वाई आप कैसे ढूंढोगे सर? इस एक्सप्रेशन की हेल्प से ढूंढोगे जो आप लाइन फिट करने वाले हो, मिनिमाइज करने के लिए मीन स्क्वायर एरर। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ चाहिए तो। आप क्या करते हो सर? आपका एक हाइपोथेसिस डिसाइड करते हो, राइट? हाइपोथेसिस क्या होता है? एम एक्स प्लस सी होता है आपके सिंपल लीनियर रिग्रेशन में। फिर आप क्या करते हो? इस लाइन के हेल्प से ही प्रेडिक्शन लेने के बारे में सोचते हो। तो आप ये लाइन कहाँ पे प्लॉट प्लॉट करते हो सर?
एक्स वाई प्लॉट में प्लॉट करने की कोशिश करते हो, तो यहाँ पे आपका लाइन का एक्सप्रेशन कैसे दिखाई देता है? आपका यही एक्सप्रेशन होता है, राइट? तो अगर आपने यहाँ पे प्लॉट किया, इसका मतलब कि आपने कौन सा लाइन प्लॉट किया है, ठीक है? हालांकि आप इसे वाई हैट बुलाना यूज प्रिफर करते हो, क्योंकि आप ये प्रेडिक्शन करने के लिए यूज करोगे। पर समझने की कोशिश करिए कि आपने जब ये प्लॉट किया होगा आपके एक्स एंड वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो आपको यहाँ पे वाई हैट तो आप यूज नहीं कर सकते, राइट? ये लाइन बनाने के लिए यहाँ पे आपको वाई ही यूज करना पड़ेगा। तो उस रेस्पेक्ट में इन्होंने बताया है, एंड गेट वाई बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, मतलब आप इस लाइन को, ठीक है, ये लाइन है जो आप फिट करने वाले हो इस तरह से कि आपका मीन स्क्वायर एरर मिनिमाइज हो सके। ओके, देन वी फिट अ मॉडल टू प्रेडिक्ट एक्स यूजिंग वाई। अभी कुछ तो अलग बात ही हो रहा है, अब मैं समझ में आ गया आया मुझे यहाँ पे बोथ डायरेक्शंस का मतलब क्या है। बोथ डायरेक्शंस का मतलब क्या है? एक बार मैं वाई प्रेडिक्ट करने की कोशिश करूंगा एक्स एक्स के हेल्प से, फिर आप क्या कर रहे हो, आप एक दूसरा मॉडल भी फिट कर रहे हो जहां पे आप एक्स प्रेडिक्ट करने की कोशिश करोगे यूजिंग वाई, मतलब इसे प्रेडिक्ट करने की कोशिश करोगे यूजिंग वाई। तो यहाँ पे मेरा सेम डेटा सेट को मैं अलग तरह से यूज करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ सर, इस बार फीचर वाई समझने वाला हूँ, एंड मुझे प्रेडिक्ट एक्स करना है, ऐसा मैं समझने वाला हूँ। समझ रहे हो? इसे फीचर समझूंगा, इसे लेबल समझूंगा। तो अकॉर्डिंगली आपका एक्सप्रेशन क्या बनेगा सर? अकॉर्डिंगली आपका एक्सप्रेशन क्या बनेगा? इस बार अब आपका ऐसा समझ सकते हैं प्लॉट। इस बार आपका एक्सप्रेशन क्या बनेगा? कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा, एक्स इक्वल टू M2 वाई प्लस B2, ठीक है? आपके इस एक्सप्रेशन में जो आपने एम एन सी यूज किए हैं, वहां पे उन्होंने स्पेसिफिकली बताया है M1 एंड B1 यूज करना है, तो वही हम यूज करते हैं, ठीक है? M1 B1, M1 B1, M1 B1। ओके, मैं होप कर रहा हूं कि इतना पार्ट आपको समझ में आया। आपको एक डेटा दिया गया था, आप जनरली क्या करते हो, आपके डेटा को यूज करके एक हाइपोथेसिस सोचते हो, राइट? आपका डेटा का ट्रेंड देखते हो, उस हिसाब से आप सिंपल लीनियर रिग्रेशन में सोचते हो कि मेरा हाइपोथेसिस ये होना चाहिए। फिर आपके कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करते हुए एम एन बी वन के वैल्यूज लर्न करते हो, फिर वो लाइन आप ड्रॉ करते हो, और इसी लाइन के हेल्प से आप प्रेडिक्शन लोगे, ऐसा सोचते हो। ओके, अभी यहाँ पे आपको और एक मॉडल बनाना है जहाँ पे आपको एक्स को प्रेडिक्ट करना है यूजिंग वाई। तो इस बार मैंने एक्स को वर्टिकल एक्सिस लिया, वाई को हॉरिजॉन्टल एक्सिस लिया। तो इस बार आप क्या प्रेडिक्ट करने वाले हो सर? इस मॉडल में एक्स को प्रेडिक्ट करने वाले हो, समझ रहे हो? इससे प्रेडिक्ट करने वाले हो। और आपको पूछा गया है, क्या आप अभी ऐसा सोच सकते हैं क्या कि हमेशा जब आप ऐसा करोगे, आपके एक डेटा को यूज करके ऐसे दो मॉडल्स बनाओगे, ऐसे दो मॉडल्स, तो क्या मॉडल्स में ऐसा रिलेशनशिप होगा क्या, M2 का जो वैल्यू है वो रेसिप्रोकल होगा M1 के वैल्यू से? मतलब आपको बताया गया है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये हमेशा सच है, M2 इक्वल टू 1/M1? M2 क्या है सर? यहाँ इस लाइन का स्लोप है, राइट? आपके इस पर्टिकुलर लाइन का स्लोप है। M1 क्या है सर? आपके इस पर्टिकुलर लाइन का स्लोप है, राइट? M1 क्या है? इस पर्टिकुलर लाइन का स्लोप है। और आपको पूछा गया क्या इनके स्लोप का इनवर्स, मतलब रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है क्या? मतलब इनडायरेक्टली मेरे को पूछा जा रहा है, क्या मुझे हमेशा M2 इंटू M1 इक्वल टू 1 मिलेगा क्या? क्या ये रिलेशनशिप हमेशा सच है? ऐसा पूछा गया है, राइट? यहाँ पे देखो, ऑलवेज पूछा गया है, क्या ये हमेशा सच है? ओके, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए ना मुझे बहुत सारे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, पर मुझे सबसे आसान तरीका एक पता है। ओके, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी के लिए इसे इग्नोर करिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपका हाइपोथेसिस ना ऐसा है कुछ, तो mx प्लस सी, ठीक है, और आपका डेटा कुछ तो आपको ऐसा दिया गया है। ओके, तो अगर मुझे आप पूछोगे ना, बताइए m का वैल्यू क्या होगा एंड सी का वैल्यू क्या होगा, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या? तो डायरेक्ट, डेफिनेटली एक डायरेक्ट फॉर्मूला और एक एग्जिस्ट करता है, और वो कोवेरिएंस के रेस्पेक्ट में है। जैसे कि आपका डेटा फॉर एग्जांपल आपने प्लॉट किया,
आपका डेटा ऐसा कुछ तो होगा, तभी तो आप लाइन फिट करने के बारे में सोच रहे हो। आपका डेटा ऐसा कुछ तो होगा, तभी तो आप लाइन फिट करने के बारे में सोच रहे हो। तो एक तरह से यहाँ पे जो आप लाइन फिट करोगे, वो लाइन कैसे दिखाई देगा सर? कुछ ऐसा दिखाई देगा, आप बोल सकते हो, राइट। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो m का वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन होना चाहिए 0, ऐसा मैं सोच सकता हूँ, क्योंकि मैं जो लाइन फिट कर रहा हूँ उसका स्लोप ग्रेटर देन 0 है, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ जो आप यूज कर सकते हैं m कैलकुलेट करने के लिए। वो है, आप कोवेरियंस कैलकुलेट करिए बिटवीन वेरिएबल x एंड वेरिएबल y। मतलब आपके डेटा पॉइंट्स को यूज करके, ये आपके डेटा पॉइंट्स हैं, राइट। आपके डेटा पॉइंट्स को यूज करके आप कोवेरियंस कैलकुलेट करिए एंड डिवाइडेड बाय, ठीक है, m के बाजू में जो वेरिएबल होगा, आपका जो वेट है उसके बारे में जो वेरिएबल होगा, ये पैरामीटर है, राइट, जो कैलकुलेट कर रहे हो आप, स्लोप, उसके बाजू में जो वेरिएबल है उसका वेरिएंस से डिवाइड करिए। इसे याद करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। इसे हम डिराइव नहीं करेंगे, पर आप समझ पा रहे हो, ये सेंस बनाता है, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि इस डेटा के लिए ऐसा लाइन फिट करना है जिसका स्लोप ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या यहाँ पे भी मैं ग्रेटर देन 0 ही कुछ देख पा रहा हूँ क्या? देखिए, कोवेरियंस मतलब क्या, कैसा, कितना लीनियरली रिलेटेड है आपके ये दो वेरिएबल्स, ये मेजर करता है, राइट, कोवेरियंस। तो आपके डेटा के लिए, अगर आप इस डेटा के लिए कोवेरियंस मेजर करोगे, डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 आने वाला है, और वेरियंस कभी नेगेटिव होता नहीं है, राइट। समझ रहे हो? तो आपको ये डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 ही आएगा। जो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका स्लोप ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, वो ये भी बता रहा है। तो ये फॉर्मूला सेंस बनाना चाहिए आपको। ओके, तो मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया सर? आपका आप स्लोप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो डायरेक्टली? आपको सिंपली कोवेरियंस निकालना है बिटवीन वेरिएबल x एंड वेरिएबल y, ओके, एंड डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ x करना है, जो m से मल्टीप्लाइड होता है वेरिएबल, ठीक है। m से कौन सा वेरिएबल मल्टीप्लाइड है? x है, तो उससे ही डिवाइड करना है वेरिएंस ऑफ x। c कैसे कैलकुलेट करोगे सर? c कैसे कैलकुलेट करोगे? जैसे कि आपका लाइन जो आपने फिट किया था, कैसा फिट किया था आप सोच रहे हो? mx प्लस सी, ऐसा कुछ तो फिट किया था, राइट। तो आपका c कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? देखिए, सबसे पहले ऐसा लिखिए, आपके इस एक्सप्रेशन को ऐसा लिखिए। आपका सी कैलकुलेट करने का तरीका है, एवरेज लीजिए y का और एवरेज लीजिए x का, और यहाँ पे जो आपने m यूज किया था वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए। जैसे कि y बार x बार क्या होगा, मैं आपको एक एग्जांपल के से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल समझ, यहाँ पे कुछ तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है ABC, यहाँ पे भी कुछ तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है DEF, ठीक है। तो मैं x बार क्या होगा बोल रहा हूँ, बताया, x बार a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों वैल्यूज का एवरेज डिवाइड क्या करना पड़ेगा? एवरेज के लिए डिवाइडेड बाय 3 करना पड़ेगा। y बार क्या होगा बोल रहा हूँ? d प्लस ई प्लस एफ डिवाइडेड बाई 3, ओके। इन तीनों वैल्यूज का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3, इसलिए यहाँ पे 3 से डिवाइड किया। तो y बार x बार कैलकुलेट करना मेरे लिए, मैं होप कर रहा हूँ आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, ओके। तो ये फॉर्मूला है जो डायरेक्टली आप यूज कर पाते हो अगर आपको कोवेरियंस के रेस्पेक्ट में गिवन डेटा हो तो। अब हम ये यही फॉर्मूला यूज करेंगे, अब हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे अपने इस प्रॉब्लम के लिए भी, क्योंकि आप देख सकते हो आपके पास दो मॉडल्स हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला? आपके पास दो मॉडल्स हैं, एक ये मॉडल है और एक ये मॉडल है। इस मॉडल में M1 कैसे कैलकुलेट करोगे? M1, राइट, ये आपका पहला मॉडल है, ये आपका सेकंड मॉडल है, जो एग्जामिनर ने लिख के दिया था। यहाँ पे देखिए, ये आपका पहला मॉडल है, ये आपका दूसरा मॉडल है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ये पहला मॉडल, ये दूसरा मॉडल। M1 कैसे कैलकुलेट करोगे? कोवेरियंस बिटवीन x कॉमा वाई डिवाइडेड बाय M1 से जो मल्टीप्लाइड है, वेरियंस ऑफ x। M2 कैसे कैलकुलेट करोगे? कोवेरियंस बिटवीन x कॉमा वाई डिवाइडेड बाय M2 से जो मल्टीप्लाइड है, वेरियंस ऑफ y। अब मैं काम करता हूँ, M1 को M2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो होगा क्या? M1 इंटू M2 दिखाई देगा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होके। तो मुझे बताइए ये क्या होने वाला है? इसका जो सिंप्लीफिकेशन होगा वो क्या होगा? ऐसा होगा क्या? M1 इंटू M2 इज इक्वल टू
कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ एक्स, वेरियंस ऑफ वाई, ठीक है। पर कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई का मैं बोल सकता हूँ स्क्वायर होगा, राइट, न्यूमरेटर में, यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा। ओके, अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं। अगर मैं आपको बोलता आपके डेटा सेट के हिसाब से मुझे ना कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करके बताइए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता? आपके प्रोबेबिलिटी के नॉलेज से आपको यूज होगा कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ एक्स, वेरियंस ऑफ वाई, राइट। ये प्रोबेबिलिटी के नॉलेज यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये प्रोबेबिलिटी में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, अगर ये टर्म आर है तो जब मैं आर आर को स्क्वायर करूंगा तब ऐसा कुछ मिलेगा, राइट। अगर मैं आर को स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, राइट। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल आर को अगर स्क्वायर करता हूं, ठीक है, तो होगा क्या? आप बोल सकते हो कि न्यूमरेटर का स्क्वायर होगा और ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, राइट। आप बोल सकते हो कि आपके न्यूमरेटर का स्क्वायर होगा और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो ये पर्टिकुलर टर्म आर स्क्वायर है एक्चुअली, ये पर्टिकुलर टर्म आर स्क्वायर है। तो आपका एग्जामिनर ने क्या बोला था कि m1 इंटू M2 हमेशा वन होगा, पर क्या हमेशा वन हो सकता है क्या? आप खुद दिमाग लगाइए ना। m1 इंटू M2 सिर्फ तभी वन होगा जब आपका आर स्क्वायर वन हो, ठीक है। अगर आपका आर स्क्वायर वन है तभी सिर्फ m1 इंटू M2 वन होगा। पर आर स्क्वायर वन कब होता है? जब आपके डेटा पॉइंट्स एक लाइन पे एग्जैक्टली आते हैं, ठीक है। अगर आपके डेटा पॉइंट्स ऐसे हैं कुछ, तो एक सिंगल लाइन पे नहीं आ रहे हैं सारे डेटा पॉइंट्स, तो यहाँ पे आर आप बोल सकते हो कि ग्रेटर देन जीरो है, इक्वल टू वन है, ऐसा आप बोल नहीं सकते। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आपका आर स्क्वायर वन कब होता है? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन होना चाहिए, आर स्क्वायर वन कब हो सकता है? सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी में आर स्क्वायर वन हो सकता है, अगर आपका आर इक्वल टू वन रहा हो या फिर आर इक्वल टू माइनस वन रहा हो, आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट वन रहा हो या फिर कोरिलेशन कोफिशिएंट माइनस वन रहा हो। पर कोरिलेशन कोफिशिएंट वन कब होता है? अगर एक लाइन पे सारे पॉइंट्स दिखाई दे। क्या एक सिंगल लाइन पे सारे पॉइंट्स दिखाई दे सकते हैं? यानी ये थोड़े स्कैटर्ड है, राइट। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि आर ग्रेटर देन जीरो है, यहाँ पे आप बोल सकते हो कोरिलेशन कोफिशिएंट ग्रेटर देन जीरो है, मतलब लीनियर ट्रेंड तो है पर स्कैटर एक लाइन पे नहीं है सारे पॉइंट्स, तो ग्रेटर देन जीरो है। वैसे ही अगर आपका वैसे ही अगर आपका डेटा वैसे ही अगर आपका डेटा फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ तो होता, ठीक है। तो आप बोलते हैं यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे कुछ तो एक नेगेटिव ट्रेंड दिखाई दे रहा है, मेरे डेटा में नेगेटिव लीनियर ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि आर लेस देन जीरो है। और क्या आप बोल सकते हो क्या आर एग्जैक्टली इक्वल टू माइनस वन है? ऐसा आप नहीं बोल सकते, क्योंकि सारे पॉइंट्स एक लाइन पे नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है। तो आपका लीनियर रिग्रेशन में ऐसा भी तो डेटा हो सकता है, किसी ने कंपल्शन थोड़ी किया था कि एक लाइन पे ही सारे पॉइंट्स होने चाहिए या फिर ऐसे लाइन पे ही सारे पॉइंट्स होना चाहिए, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। इसलिए आप बोल सकते हो कि आपके आर के डिफरेंट वैल्यूज भी पॉसिबल है। आपका आर का फॉर एग्जांपल आपका आर का फॉर एग्जांपल 0.5 वैल्यू भी पॉसिबल है, ठीक है। उस केस में आपका क्या आता सर? m1 इंटू M2 का वैल्यू 0.25 आता, राइट, 0.25 आता। तो उस केस में मेरे को नॉट इक्वल टू वन दिखाई देता। पर आपके एग्जामिनर ने तो क्या क्लेम किया है? आपके एग्जामिनर ने, एक बार पीछे जाते हैं, आपके एग्जामिनर ने क्लेम किया है कि हमेशा ऐसा ही होगा। पर मैंने अभी अभी आपको प्रूव किया कि हमेशा वैसा नहीं होगा, ठीक है, हमेशा वैसा नहीं होगा। इसका मैंने पूरा डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ है, ओके। सेम ही मैंने बातें की है। आर इक्वल टू वन होने का मतलब क्या है? परफेक्ट पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है। आर इक्वल टू माइनस वन होने का क्या है? परफेक्ट नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप है। और परफेक्टली सारे पॉइंट्स एक लाइन पे हो गए ऐसा जरूरी नहीं है, आपका डेटा वो स्कैटर्ड होता है, राइट। ओके, अभी हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इससे पहले क्वेश्चन का आंसर फॉल्स था।
इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। इंस्टेड ऑफ मीन स्क्वायर एरर, सपोज इंस्टेड दैट यू फिट अ रिग्रेशन मॉडल बाय मिनिमाइजिंग द मीन क्यूब एरर। मतलब इस बार आप क्या कर रहे हो, देखिए यहाँ पे, यहाँ पे और एक तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आपका कॉस्ट फंक्शन देखिए उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया है, समेशन आई इक्वल टू 1 to n। नॉर्मली आप क्या करते हो, एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड करते हो, राइट, और उसका स्क्वायर करते हो। यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे उन्होंने किया है प्रेडिक्टेड पहला लिया है और एक्चुअल बाद में लिया है। ओके, और इनफैक्ट उन्होंने इस बार स्क्वायर नहीं किया है सर, इस बार उन्होंने क्यूब किया है। ऐसा कॉस्ट फंक्शन बनाया है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। उन्होंने ऐसा कॉस्ट फंक्शन आपके सामने रखा है। ठीक है, ये मैट्रिक्स नोटेशन आप बाद में समझ जाओगे, मैं थोड़ी देर में डिस्कस करने वाला हूं। ये क्या है सर, ये आपका वाई हैट ही है, ये आपका वाई हैट ही है, वाई हैट ऑफ आई। ये थोड़ी देर में आप समझ जाओगे, इसे आप वाई हैट ऑफ आई समझिए। आपको क्या बताया गया है, व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ मीन क्यूब एरर विथ रेस्पेक्ट टू द पैरामीटर थीटा। ओके, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, एक एग्जांपल के हेल्प से एक्सप्लेन करता हूं। समझिए कि आपके पास जो डेटा है ना, वो सिंगल फीचर का ही है, और आपके पास करस्पॉन्डिंग लेबल भी होगा हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपका हर एक ऑब्जर्वेशन एक सिंगल फीचर का है, और y भी आपका रियल ही है, कोई तो एक रियल वैल्यू होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं अपना y हैट कैसे डिस्क्राइब कर सकता हूँ, y हैट ऑफ i कुछ तो ऐसा होगा, mx प्लस c, ऐसा कुछ तो होगा, राइट। आपको क्या पूछा गया है, व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ, इसका ग्रेडियंट क्या है, मतलब इसका जब मैं पार्शियल डेरिवेटिव लूंगा, इसका जब मैं पार्शियल डेरिवेटिव लूंगा विथ रेस्पेक्ट टू m, ये कैसे दिखाई देगा। वैसे जब मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव लूंगा विथ रेस्पेक्ट टू c, ये कैसे दिखाई देगा। ओके, एक्चुअली ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के लिए भी इमेजिन किया जा सकता है, जहाँ पे आपके x में मल्टीपल फीचर्स हो। पर अभी हमने सिर्फ सिंपल लीनियर रिग्रेशन सोचा है, इसलिए मैंने आपका x सिंगल फीचर का लिया है। हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं सर, जहाँ पे आपका x एक सिंगल कॉलम होता है, सिंगल फीचर, इसलिए मैं आपको ऐसा ही हाइपोथेसिस कंसिडर किया हूँ। ओके, इसे आप मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हो, पर अभी हमने क्यों की, सिर्फ सिंपल लीनियर रिग्रेशन पढ़ा है, हम उसे सिर्फ उसके हिसाब से आंसर करेंगे। ओके, ओके, तो आपका जे यहाँ पे मैं डिस्क्राइब कर लेता हूँ थोड़ा अच्छे से। आपका जे कुछ तो ऐसा है, 1/n समेशन आई इक्वल टू 1 to n। ओके, यहाँ पे mx i प्लस सी माइनस वाई आई, इसका आपने क्यूब किया है। आपको क्या करना है सर, सिंपली ग्रेडियंट पूछा है विथ रेस्पेक्ट टू एम, विथ रेस्पेक्ट टू सी। ग्रेडियंट मतलब क्या, स्लोप, मतलब डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव। तो मैं जे को अगर विथ रेस्पेक्ट टू एम अगर डेरिवेट करूं, ओके, तो कैसे दिखाई देगा, जैसे आपका 1/n में वैसे के वैसे लिखता हूं, और समेशन भी मैं वैसे के वैसे लिखता हूं, और मैं अभी आपके इस अंदर वाले पार्ट को डेरिवेट करता हूं विथ रेस्पेक्ट टू एम। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो इसका डेरिवेटिव कैसा दिखाई देगा, 3 into mx i माइनस वाई आई का क्यूब। ओके, फिर मुझे क्या करना है, इधर स्क्वायर आएगा, सॉरी स्क्वायर, 3 - 1 होगा, राइट, यहाँ पे स्क्वायर आ गया। अब मुझे क्या करना है, अंदर वाले पार्ट का डेरिवेटिव लेना है। अंदर वाले पार्ट का डेरिवेटिव लूंगा तो क्या आएगा, सिंपली यहाँ पे मुझे एक्स आई मिलेगा, राइट, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू एम इसे डेरिवेट करोगे तो सिर्फ एक्स आई बचेगा। इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एम लोगे, जीरो आएगा, इसका भी डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एम लोगे, जीरो आएगा। ठीक है, तो इतना पार्ट मैं कैलकुलस से आपका एक्सपेक्ट करता हूँ कि डेरिवेटिव लेना आना चाहिए। तो आपका ये जो ग्रेडियंट है विथ रेस्पेक्ट टू एम, ऐसा दिखाई देता है। ओके, वैसे अगर आप आपका ग्रेडियंट विथ रेस्पेक्ट टू सी देखोगे, कैसा दिखाई देगा, कैसे दिखाई देगा सर, ये वाला पार्ट तो एज इट इज होगा,
जिसने मेरे इसके पहले के लेक्चर्स देखे हैं उसे समझ में आएगा। मैंने क्या किया सर, 1/n वैसे के वैसे लिया, सब्मिशन भी वैसे के वैसे लिया। सबसे पहले इस पार्ट का डेरिवेटिव लिया, तो 3 नीचे आएगा और ये 3 - 1 होगा। 3 नीचे ले लिया और पावर को -1 कर दिया। फिर मुझे क्या करना है, अंदर वाले पार्ट का डेरिवेटिव लेना है विथ रेस्पेक्ट टू सी इस बार। तो विथ रेस्पेक्ट टू सी, यहाँ पे सी वाला टर्म कुछ है नहीं, तो इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू सी 0 हो गया। यहाँ पे सी का टर्म एक ही है, कुछ है ही नहीं मल्टीप्लीकेशन में फैक्टर, तो इसका डेरिवेटिव 1 है। इसमें सी है ही नहीं, तो इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू सी 0 है। यहाँ पे क्या आया सर, मल्टीप्लीकेशन में सिर्फ 1 आया। ठीक है, तो जो आप ग्रेडियंट ढूंढना चाहते हो ये है। ठीक है, इसे आप एकदम, इसे आप एक वेक्टर के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका टीटा, आपने एक वेक्टर ऐसे डिफाइन किया है, इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, एम एक कंपोनेंट है, सी एक कंपोनेंट है, 2x1 का। ठीक है, तो आपका ग्रेडियंट जनरली आप ऐसे इंडिकेट करते हो, ग्रेडियंट जनरली आप ऐसे इंडिकेट करते हो। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होता है सर, सबसे पहला कंपोनेंट ये लिखना होता है, आपका दूसरा कंपोनेंट ये लिखना होता है। ओके, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है सर, आपने आपके जे का विथ रेस्पेक्ट टू एम पार्शियल डेरिवेटिव लिया है। यहाँ पे क्या हुआ है सर, आपका जे का विथ रेस्पेक्ट टू सी आपने यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव लिया है। ओके, तो वेक्टर नोटेशन में ऐसे लिखते हैं। मैं होप कर रहा हूँ कि ये पार्ट आप समझ पाए। वेक्टराइज करना अभी हम थोड़ी देर में सीखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। इतना पार्ट मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि इतना पार्ट आपको समझ आना चाहिए। ओके सर, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी इजी है, ट्रू एंड फॉल्स का है। कंसिडर अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल विथ वन पैरामीटर। यहाँ पे सिर्फ एक ही पैरामीटर है, इंटरसेप्ट। मतलब आप सिर्फ इंटरसेप्ट को ही लर्न करना चाहते हो, सिर्फ एक ही पैरामीटर है जो आप लर्न करना चाहते हो, जो है इंटरसेप्ट। तो आपका हाइपोथेसिस उन्होंने कुछ तो इस बार ऐसा दिया है। जनरली आप क्या सोचते थे, mx + c सोचते थे, राइट। इस बार उन्होंने सिर्फ ये लर्न करने का डिसीजन लिया है, और उन्होंने इंटरसेप्ट को एक नया नाम भी दे दिया है, बी फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो नाम से फर्क नहीं पड़ता, मैं एक कांस्टेंट लर्न करना चाहता हूँ सिर्फ। आप एक कांस्टेंट लर्न करना चाहते हो, मतलब इस बार जो आप लाइन ड्रॉ करोगे, इस बार जो आप लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, वो कुछ ऐसा होगा, राइट। y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, जैसे फॉर एग्जांपल y इक्वल टू 2 वाला लाइन ऐसा दिखाई देगा। समझ रहे हो क्या? जैसे यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल 4 है, तो आप क्या समझ सकते हो कि आपने y इक्वल टू 4 वाला लाइन ड्रॉ किया है। बोलने का मतलब क्या है, बोलने का मतलब क्या है कि आप एक ऐसा लाइन लर्न करना चाहते हो। इसे हम जनरली ऐसा लिखना प्रिफर करते हैं कि मैं अभी इस फंक्शन के हेल्प से प्रेडिक्शन लूंगा अपने सारे अननोन डेटा के लिए। मतलब बाद में टेस्टिंग डेटा के लिए जब मैं प्रेडिक्शन लूंगा, मैं इस फंक्शन की हेल्प से लूंगा। जब मुझे लाइन ड्रॉ करना होगा, आपका प्लॉट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड विथ रेस्पेक्ट टू वाई है, राइट। तो इसलिए लाइन ड्रॉ करने के लिए वो लोग जनरली वाई हैट ये सब नहीं लिखते हैं। समझ रहे हो क्या, वाई हैट ऐसा सब नहीं लिखते, ऐसा कुछ तो लिख के देंगे। पर आपको समझ में आना चाहिए कि इस फंक्शन को आपको प्रेडिक्शन करने के लिए यूज करना है। ओके, ओके, तो ये मैं लाइन जो लर्न करने वाला हूँ, ये पैरामीटर जो मैं लर्न करने वाला हूँ, बी पैरामीटर जो लर्न करूंगा, उसके हेल्प से मैं प्रेडिक्शन लूंगा। देन गिवन एन डेटा पॉइंट्स, आपके पास एन डेटा पॉइंट्स हैं, एक्स आई वाई आई, एक्स आई इज द फीचर एंड वाई आई इज द टारगेट। यहाँ पे बताया नहीं गया है कि आपको एक्स आई कितने फीचर का सोचना है, तो मैं सिंगल फीचर का सोचता हूँ, क्योंकि बताया नहीं गया तो सबसे सिंपल एग्जाम्पल सोचते हैं ना। मिनिमाइजिंग द सम ऑफ स्क्वायर एरर रिजल्टिंग इन बी। आपको बी ऐसा ढूंढना है जो सम ऑफ स्क्वायर एरर को मिनिमाइज कर सके। मतलब आपका जे आपको ऐसा सोचना है, समेशन आई इक्वल टू 1 to n y - y हैट, इसको मुझे मिनिमाइज करना है। आप समझ पा रहे हैं, राइट। इसको मुझे मिनिमाइज करना है। मिनिमाइजिंग द सम ऑफ स्क्वायर एरर रिजल्टिंग इन बी बीइंग द मीडियन ऑफ वाई आई वैल्यूज। आपको क्या बताया गया है, जब आप इस आपके इस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करते हुए जब आप आपके बी के वैल्यू को ढूंढोगे ना,
आपको पता चलेगा कि ये मीडियन होगा, आपको पता चलेगा कि ये मीडियन होगा ऑफ योर वाई आई वैल्यूज। ऐसा उनका क्लेम है, ठीक है। और आपको बताना है कि ये क्लेम सच है कि नहीं। क्वेश्चन को समझिए। आपके सामने एक हाइपोथेसिस बताया गया है कि आप सिर्फ पैरामीटर बी को लर्न करना चाहते हो। तो मतलब आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन लर्न करने की कोशिश कर रहे हो। हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है इस वाई एक्सिस पे। ऐसा मतलब स्ट्रेट लाइन आप लर्न करना चाहते हो, समझ रहे हो। ऐसा एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप लर्न करना चाहते हो। आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं एक्स आई वाई आई, मतलब इनपुट भी है, लेबल भी है। आपको इस कॉस्ट फंक्शन को, जो सम ऑफ स्क्वायर एरर होता है, सम ऑफ स्क्वायर एरर जो कॉस्ट फंक्शन है, उसे मिनिमाइज करते हुए आपके पैरामीटर को लर्न करना है। और बताया गया कि वो पैरामीटर भी ऐसा होगा, आपको दिखाई देगा कि ये मीडियन ऑफ वाई आई वैल्यूज है। ओके, तो इसे देखते हैं ये सच है कि नहीं। मैं चाहिए तो ना यहाँ पे सॉल्व करता हूँ इसे। मुझे बताया गया था कि जे मेरा सम ऑफ स्क्वायर एरर मुझे यूज करना है। कौन सा सर? सम ऑफ स्क्वायर एरर वाई आई माइनस वाई हैट ऑफ आई द होल स्क्वायर। ओके, आपका वाई हैट क्या है सर? आपका वाई हैट क्या है? आपका वाई हैट है सिंपली बी, राइट। आपको जो आपको प्रेडिक्शन करने के लिए जो फंक्शन यूज किया है, उन्होंने सिंपली ये फंक्शन लर्न करना है ऐसा सोचा, राइट। आपको मतलब सिर्फ पैरामीटर बी को ढूंढना है, तो मैंने आपके वाई हैट की जगह सिंपली बी लिख दिया। ओके, अगर मैं आपको बोलूंगा बताइए, इसे जब आप पार्शियल डेरिवेटिव करोगे विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो आप क्या कर सकते हो? डायरेक्टली आपका ये यहां तक लेके जा सकते हो, सबमिशन तो बाहर आएगा, ठीक है। सबमिशन के आप अंदर लेके जा सकते हो। जब इस पार्ट को आप पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो होगा क्या? सबमिशन वैसे के वैसे लिख लेता हूँ, 1/n। सबसे पहले 2 नीचे आएगा, जो पावर में है, ये 2 सबसे पहले नीचे आएगा। और ये पार्ट वैसे के वैसे लिखूंगा, माइनस बी। और यहाँ पे 2 - 1 करूंगा पावर में, तो 2 - 1 एनीवे 1 होगा, तो यहाँ पे आप 1 भी लिख सकते हो या फिर ऐसे ही छोड़ भी सकते हो। फिर आपको क्या करना है? अंदर वाले पार्ट का वापस से पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। अंदर वाले पार्ट का वापस से पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, वाई आई माइनस बी। इस पार्ट का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। अभी मुझे बताइए, ये वाला टर्म बी पे डिपेंडेंट है क्या? तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव 0 होगा। ये वाला टर्म में से बी है, राइट, पर यहाँ पे माइनस साइन भी है, ये भी देखिए। तो इसके साथ मैं बोल सकता हूँ इसका पार्शियल डेरिवेटिव सिंपली -1 होने वाला है। ओके, यहाँ पे आप सिंपली -1 लिख दीजिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मुझे -1 सोचना है। और आपको क्या करना होता है सर? आपके पार्शियल डेरिवेटिव को इक्वेट टू 0 करना होता है, राइट। आपके पार्शियल डेरिवेटिव को इक्वेट टू 0 करना होता है। अभी आपके पास सिर्फ एक ही पैरामीटर है, तो ये एक ही इक्वेशन आपको दे देगा आपका आंसर, राइट। अगर आपके हाइपोथेसिस में 2 पैरामीटर्स होते हैं तो 2 इक्वेशन की जरूरत होती है, पर आपके हाइपोथेसिस में सिर्फ एक ही है, राइट। तो एक ही इक्वेशन आपके लिए सफिशिएंट है, तो इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। अभी इस -1 को अगर आप लेफ्ट साइड में लेके जाओगे, राइट, तो गायब हो जाएगा -1। अब इसे सॉल्व करते हैं। 2 को भी आप लेफ्ट साइड में लेके जा सकते हो, गायब हो गया। इसे मैं लिखता हूं वापस से, 0 इक्वल टू, समेशन स्प्लिट कर लेते हैं, i इक्वल टू 1 to n वाई आई माइनस समेशन i इक्वल टू 1 to n b। अब यहाँ पे देखिए, चलो ये वाला टर्म तो i पे डिपेंडेंट है, तो ये समेशन सेंस बनाता है। ये वाला टर्म i पे डिपेंडेंट है क्या? नहीं है। तो इनफैक्ट मैं इस b को ना यहाँ पे लिखूंगा, और मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि मैं 1 लिख सकता हूँ, राइट, क्योंकि b इंटू 1 भी b ही होता है, राइट। तो मैंने क्या किया, इस b को यहाँ पे लिखा और यहाँ पे सिंपली 1 लिख दिया। तो ये वाला टर्म क्या दिखाई दे रहा है आपका? ये वाला टर्म क्या दिखाई दे रहा है? आप ऐसा सोच सकते हो क्या कि आप 1 को ऐसे ऐड करते जाने वाले हो, समेशन करते जाने वाले हो। कितने बार सर? ऐसे आपने 1 को n टाइम्स समेशन करने के बारे में सोचा, मतलब n टाइम्स ऐड करने के बारे में सोचा है। तो 1 को अगर n टाइम्स ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा? n ही आएगा।
अगर 1 को n टाइम्स समेशन करोगे, n टाइम्स ऐड करोगे तो n ही आएगा। तो इसका सिंपल आंसर है, इसका आंसर होना चाहिए n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n। अभी मैं इस टर्म को ना, इस टर्म को यहाँ पे लेके जाता हूँ, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे प्लस बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपको आपके b का वैल्यू मिल चुका है। यह है समेशन i इक्वल टू 1 टू n वाई आई डिवाइडेड बाय n। तो ये क्या दिखाई दे रहा है, मीन दिखाई दे रहा है या फिर मोड दिखाई दे रहा है? ये मीन दिखाई दे रहा है, राइट। आपका जो पैरामीटर लर्न हुआ है b, एक तरह से क्या कर रहे हो, सारे ऑब्जर्वेशंस के जो लेबल है उसे सम कर रहे हो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो क्या कर रहे हो, आपका b एक्चुअली क्या है, एवरेज वैल्यू है, राइट, आपके y का। जैसे यहाँ पे टेबल में देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ऐसा कोई तो एक टेबल होता, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ तो ऐसे 1 2 3 4 ऐसे कुछ तो वैल्यू होते हैं। तो आपका बी आप क्या कैलकुलेट करने वाले हो, 1 + 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन है, 4। समझ रहे हो क्या, ये फॉर्मूला का मतलब क्या है, सारे ऑब्जर्वेशंस को, ऑब्जर्वेशन के वाई के वैल्यू को ऐड करो, सारे ऑब्जर्वेशन के वाई के वैल्यू को ऐड किया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 ऑब्जर्वेशन है, डिवाइडेड बाय 4। तो बी क्या है सर, एवरेज वैल्यू दिखाई दे रहा है, राइट, मतलब मीन ऑफ वाई दिखाई दे रहा है, राइट। पर आपके एग्जामिनर ने क्या क्लेम किया था, बी क्या होगा, मीडियन ऑफ वाई आई वैल्यूज होगा। तो ये गलत है, राइट। मैंने देखा कि यहाँ पे तो मीन होना चाहिए, तो मतलब ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट क्या है सर, फॉल्स है। ओके, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं। यू डिसाइड टू ऑप्टिमाइज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, आपको क्या करना है सर, आपका कॉस्ट फंक्शन यहाँ पे क्या सोचना है, एक्स स्क्वायर सोचना है। और आप कैसे ऑप्टिमाइज करने वाले हो सर, ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम यूज करके ऑप्टिमाइज करने वाले हो। आपको इनिशियलाइज करके बताया गया है एक्स नॉट का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, मतलब एक्स का 0 इटरेशन पे वैल्यू जो होगा वो -1 होगा, वो बताया गया है। आपको इनफैक्ट स्टेप साइज भी बताया गया है, ठीक है। स्टेप साइज तो कांस्टेंट ही होता है, उसके ऊपर 0 या फिर ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इस बार स्टेप साइज उन्होंने ऐसे नोटेशन से इंडिकेट किया है, ठीक है, पर यहाँ पे उन्होंने लिखा है, राइट, ये स्टेप साइज है, इसे स्टेप साइज ही समझना। ये क्या है सर, इनिशियल वैल्यू है, समझ रहे हो, ये इनिशियल वैल्यू है। आपको कौन सा एल्गोरिथम यूज करना है, ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम यूज करना है। वापस से मैं बोलता हूं, अगर आप आपके इस कॉस्ट फंक्शन को प्लॉट करोगे तो कैसे दिखाई देगा सर, अगर मैं आपके कॉस्ट फंक्शन को प्लॉट करूंगा, वापस से आपका वही कर्व है, यही है आपका, राइट, एक्स स्क्वायर कर्व, यही आपका एक्स स्क्वायर कर्व। तो आप क्या कर रहे हो, इसके इस वैल्यू पे रीच करने की कोशिश कर रहे हो यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट। जो आपका पहला एग्जांपल था वैसा ही एग्जांपल है ये। ओके, बस यहाँ पे थोड़े सिंबल्स अलग यूज किए गए हैं। एक्चुअली आप सोचना कि ये वाला जो वैल्यू है ना, आपको फाइंड करना था, ये वाला भी वैल्यू आपको फाइंड करना था। इनफैक्ट ये भी वैल्यू आपको फाइंड करना है, ये वैल्यू भी फाइंड करना है, ये सारे वैल्यूज आपको फाइंड करना है। ओके, ये जो मैं बॉक्स में लिखा हूँ ये फाइनल आंसर लिख के आया हूँ मैं आपके सामने डायरेक्टली, ताकि हम वेरीफाई कर सके। पर आपको ये सारे बॉक्सेस फिल इन द ब्लैंक्स थे, ये वैल्यूज आपको कैलकुलेट करना है। आपको सिर्फ एक्स ऑफ 0, राइट, यहाँ पे टी के वैल्यूज दिए गए हैं, यहाँ पे एक्स के वैल्यूज आपको फिल करने हैं, एफ ऑफ एक्स के वैल्यू फिल करने हैं, एंड ग्रेडियंट के वैल्यूज फिल करने हैं। थोड़ी देर में समझ जाओगे, ठीक है। फिल इन द टेबल बिलो विद द रिजल्ट्स यू गेट फ्रॉम रनिंग द ग्रेडियंट डिसेंट इन दिस सेटिंग फॉर 2 इटरेशंस। 2 इटरेशंस के लिए आपको करना है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट इटरेशन का वैल्यूज आप यहाँ पे रखोगे, या आपके सेकेंड इटरेशन के वैल्यूज आप यहाँ पे रखोगे। ये टी क्या इंडिकेट करता है, इटरेशन इंडिकेट करता है, ठीक है, कौन सी इटरेशन की बातें हो रही है। ओके, मोस्ट ऑफ द जीरोथ इटरेशन हैज बीन फिल्ड इन योर बिहाफ, मतलब
ये दो वैल्यूज आपको फिल करके दिए गए हैं, ये दो आपको पता करना है। यू शुड फिल इन द मिसिंग एलिमेंट्स इन द लाइन along which all the other missing elements, मतलब ये रेड बॉक्सेस को आपको फिल करना है। चलिए शुरू करते हैं वापस से। जैसे अगर आप आपके फॉर एग्जांपल एक्स के वैल्यू को ढूंढ रहे हो, ठीक है, t+1 पे, तो एक्स t+1 का वैल्यू क्या होता है सर? एक्स ऑफ टी का जो भी वैल्यू है माइनस लर्निंग रेट, फिर आपके कॉस्ट फंक्शन को आप पार्शियल डेरिवेटिव करोगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एट दैट टी इटरेशन। ओके, तो मुझे बताइए, आपके कॉस्ट फंक्शन को अगर आप विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट करोगे तो आंसर क्या आता है सर? 2x आता है, राइट? इससे अगर आप डेरिवेट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, 2x आता है। ओके, तो चलो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स जीरो कैलकुलेट कर लेता हूँ। मतलब मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ सर? ये पर्टिकुलर कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर रो में टी का वैल्यू क्या है सर? जीरो है, तो वही मैंने लिखा है, राइट? जीरो। मैं क्या कर रहा हूँ, टी का वैल्यू जीरो जब होगा, मतलब ये पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया है सर? एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया है? एक्स स्क्वायर दिया गया है सिंपली। एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया है? एक्स स्क्वायर दिया गया है। ओके, एक्स जीरो का वैल्यू आपको दिया गया है क्या? एक्स जीरो का वैल्यू -1 दिया गया है, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है? -1 का स्क्वायर करना है। -1 का स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर क्या होगा? सिंपली आंसर 1 होगा। तो आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर वैल्यू का आपने कैलकुलेट किया, वो आना चाहिए था 1, और वो यहाँ पे भी लिखा है, तो आपका ये आंसर राइट है। ओके, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला कैलकुलेशन हो गया। अब चलो ये वाला कैलकुलेशन करते हैं एट टी इक्वल टू जीरो। मतलब मुझे जे का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेना है एट टी इक्वल टू जीरो। ओके, मतलब मुझे यहाँ पे 2x जीरो इटरेशन पे सोचना है। 2x जीरो इटरेशन पे सोचना है। जीरो इटरेशन पे x का वैल्यू दिया गया है क्या? दिया गया है, -1 होता है, तो यहाँ पे -1 लिखिए। तो 2 इंटू -1 क्या होगा? -2 होगा। क्या वही आंसर है? हाँ, -2 ही आंसर है। तो आपने ये भी कैलकुलेट कर लिया। इजी है एक्चुअली, मतलब देखने में ऐसा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट होगा कुछ तो, पर ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके गेट एग्जामिनर ने पूछा है 2026 में। इससे थोड़ा इधर यहाँ पे बहुत कैलकुलेशन करना है, 2026 का कंपैरेटिवली इजी है। अब ये वाले कैलकुलेट करते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है एक तरह से। इसे आप कैसे कैलकुलेट करोगे सर? एक तरह से मुझे एक्स का वैल्यू एट फर्स्ट इटरेशन निकालना है, राइट? ये क्या वैल्यू है? एक्स ऑफ टी है, राइट? टी कौन सा मैं कंसिडर कर रहा हूँ? 1 कंसिडर कर रहा हूँ, मतलब एक्स ऑफ फर्स्ट इटरेशन कैलकुलेट करना है, एक्स का वैल्यू एट फर्स्ट इटरेशन। कैसे कैलकुलेट करोगे सर? यहाँ पे देखिए, एक्स ऑफ फर्स्ट इटरेशन मतलब क्या? टी का वैल्यू मुझे जीरो सोचना होगा, तभी मैं कर रहा हूँ, राइट? मुझे जीरो इटरेशन के हिसाब से सोचना है। क्या जीरो इटरेशन का एक्स का वैल्यू दिया गया है? -1 दिया गया, तो यहाँ पे -1 लिख दीजिए। -1 लिख दीजिए। क्या लर्निंग रेट दिया गया है? लर्निंग रेट -1.5 है। लर्निंग रेट -1 पॉइंट, मतलब 1.5 है सिंपली। क्या ये वाला वैल्यू आपके पास है? ग्रेडियंट एट जीरो, ग्रेडियंट एट टी इक्वल टू जीरो आपके पास पहले से है, तो यहाँ पे लिखिए -2। ओके, अगर आप देखोगे आपका आंसर क्या निकल के आएगा? प्लस, ये कैलकुलेट कर लिया, राइट? -1.5 इंटू 2, मतलब एक तरह से मैं पूछ रहा हूँ 3/2 इंटू टू, तो ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर निकल के आने वाला है सिंपली 3 - 1 विच इज इक्वल टू 2, राइट? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इसके लिए 2, और वही आपने यहाँ पे भी देखा है, 2 ही लिखा है, तो आपका ये आंसर भी आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? फंक्शन का वैल्यू एट टी इक्वल टू 1, राइट? मतलब फर्स्ट इटरेशन पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा? फर्स्ट इटरेशन में फंक्शन का वैल्यू क्या होगा? मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ सर? इसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, फंक्शन का वैल्यू एट टी इक्वल टू 1। ओके,
तो मुझे क्या करना होगा, सिंपली फर्स्ट इटरेशन पे जो एक्स का वैल्यू है उसका स्क्वायर करना होगा, क्योंकि फंक्शन क्या है, यहाँ पे जो भी एक्स है उसके स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे जो भी एक्स है उसको स्क्वायर करना है। x1 की वैल्यू क्या कैलकुलेट किया सर, t=1 पे x का वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करना है, यहाँ पे मुझे 2 का स्क्वायर करना है, तो आंसर क्या निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर 4 है। ओके, बहुत इजी है ये सब, इतना डिफिकल्ट नहीं होता। तो मैंने इसे भी कैलकुलेट कर लिया। अब मैं आपको इसे कैलकुलेट करके बताता हूँ। ठीक है, मुझे क्या करना है सर, जे का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, कौन से इटरेशन के लिए सर, एक मिनट, कौन से इटरेशन के लिए, आपके फर्स्ट इटरेशन के लिए, राइट। t=1 के लिए कैलकुलेट करना है, राइट, मतलब ये कैलकुलेट जो करना चाहता हूँ t=1 के लिए। ओके, कैलकुलेट करते हैं। अगर आप देखोगे ग्रेडियंट कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मुझे क्या करना है, 2 टाइम्स एक्स का जो फर्स्ट इटरेशन पे वैल्यू है, एक्स का फर्स्ट इटरेशन पे वैल्यू क्या है सर, फर्स्ट इटरेशन वैल्यू पे 2 है, यहाँ पे 2 लिखिए, तो 2 × 2 आएगा, 2 × 2 क्या आएगा, आंसर 4 आएगा, वही आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 4। ओके, अब आप सिंपली ये वाला कैलकुलेट करिए। ये क्या है सर, आपका x का वैल्यू एट इटरेशन सेकंड, राइट, आपके x का वैल्यू एट इटरेशन सेकंड। ओके, तो ये कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे सोचिए, अगर यहाँ पे 2 चाहिए मतलब t का वैल्यू 1 रहा होगा, यहाँ पे मुझे t का वैल्यू 1 के हिसाब से फॉर्मूला लिखना है। ओके, तो x1 का वैल्यू है क्या आपके पास, x1 का वैल्यू है, देखो x का वैल्यू एट फर्स्ट इटरेशन 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। आपका लर्निंग रेट है क्या आपके पास, लर्निंग रेट तो हर इटरेशन में सेम ही होता है 1.5। अभी तक जो मैंने बताया उसमें सेम ही है, ठीक है। ऐसे कुछ अल्गोरिदम्स हैं जहाँ पे इटरेशंस के बाद हम लर्निंग रेट को भी मतलब चेंज कर सकते हैं, पर वो हमारे सिलेबस में नहीं इंपॉर्टेंट है। आपको लर्निंग रेट सेम ही सोचना है, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या करना है सर, फर्स्ट इटरेशन पे जो ग्रेडियंट का वैल्यू है, फर्स्ट इटरेशन पे ग्रेडियंट का वैल्यू क्या है, 4 है, यहाँ पे 4 लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपली वापस से 3/2 × 4, तो 2 × 1 = 2, 2 तो 3 × 2 = 6 - 2, मतलब यहाँ पे भी आंसर क्या निकल के आया, 4 निकल के आया, सॉरी -4 निकल के आया, राइट। 2 - 6 है, 6 - 2 नहीं है, 2 - 6 है, तो -4 आएगा, वही आपका आंसर है, -4। ओके, एक्चुअली ये बहुत बोरिंग है, पर ये लास्ट क्वेश्चन है, टेंशन मत लीजिए, पर मुझे करके दिखाना जरूरी है, राइट, आपके लिए। ये कैसे कैलकुलेट करोगे सर, आपको फंक्शन का वैल्यू, एक्स का वैल्यू जो सेकंड इटरेशन में मिला है उसके हिसाब से, तो आपको फंक्शन क्या होता है सर, जो भी एक्स है उसको स्क्वायर करिए। एक्स का वैल्यू क्या है सर, -4 है, अगर -4 को अगर आप स्क्वायर करोगे तो आंसर क्या आएगा, 16 आएगा। ओके, ओके, ये कैसे मिलेगा सर, ये लास्ट वैल्यू आपको आपके ग्रेडियंट देखना होगा, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव का जो, आपके पार्शियल डेरिवेटिव का जो आंसर है एट सेकेंड इटरेशन, ठीक है। तो x(2) के हिसाब से निकालिए, राइट, आपका पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, तो अगर आप सेकंड इटरेशन के हिसाब से सोच रहे हो तो x का भी वैल्यू सेकंड इटरेशन पे सोचिए। x का वैल्यू सेकंड इटरेशन पे क्या था, x का वैल्यू एट सेकंड इटरेशन क्या था, -4 था, तो यहाँ पे अगर आप -4 लिखोगे तो आंसर क्या निकल के आएगा, -8 निकल के आएगा, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था। तो आपने जो भी आंसर्स कैलकुलेट किए थे इन बॉक्सेस में वो सारे राइट किए हैं, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। मैं होप कर रहा हूँ कि ग्रेडियंट डिसेंट आपको समझ में आया होगा, और इसमें भी मुझे और कुछ डिटेल ऐड करना है, पर अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बाद में मैं ऐड करूंगा। ओके, इसके बाद मैं आपको कंप्लीटली अलग ही लेवल पे लेके जाऊंगा लेक्चर्स में। बस इसे वापस से आप सॉल्व करिए सारे क्वेश्चंस को, आपको सेंस बनेगा। ये पहली बार आप कर रहे हो तो आपके लिए बहुत
कंफ्यूजिंग हो सकता है, पर पेपर पेन लीजिए, सॉल्व करिए, आपको हर चीज समझ में आएगा। ओके, आपने सब कुछ आप जानते हो पहले से ही। सिर्फ आपके लिए एक फॉर्मूला नया होगा इस पूरे इसमें। जैसे अगर आपका वाई हैट का एक्सप्रेशन अगर ये रहा b1x प्लस b0, तो मैंने क्या बताया, आपका b1 आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, कोवेरियंस ऑफ x कॉमा वाई डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ x यूज करके। समझ रहे हो, जो b1 के मल्टीप्लीकेशन में उसका वेरियंस लीजिए। और b0 कैसे आप कैलकुलेट करते हो, एवरेज वैल्यू ऑफ y माइनस b1 जो ऊपर कैलकुलेट किया है, इनटू, एक मिनट, x का एवरेज इनटू x का एवरेज वैल्यू। ओके, ये दो फॉर्मूला बस आपको याद करने होंगे। ऐसा क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल ही है, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड है और गेट एग्जामिनर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछना प्रेफर नहीं करता। ठीक है, तो आपका b1 का वैल्यू आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, b0 का वैल्यू आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप सिंपल लीनियर रिग्रेशन पे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूलाज यूज कर सकते हो और आपके b1 b0 कैलकुलेट कर सकते हो। जो भी यहाँ पे b1 कैलकुलेट होगा वो यहाँ पे सिंपली प्लग इन हो जाएगा। और आपको एवरेज ऑफ y कैलकुलेट करना आसान है, एवरेज ऑफ x भी कैलकुलेट करना बहुत आसान है। ठीक है, जैसे कि अगर आपके पास ऐसा कोई डेटा दिया गया हो, ठीक है, तो आपका एवरेज ऑफ y क्या होता है, यहाँ पे जो भी वैल्यूज है सबका सम करिए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करिए। x बार कैसे कैलकुलेट करते हो सर, यहाँ पे जो भी x के वैल्यूज हैं सबको ऐड करिए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करिए। बस ये आपके लिए एक फॉर्मूला या फिर ट्रिक नया था, बाकी सब कुछ आपके लिए पहले से ही मैंने बेस बनाया हुआ था। ओके, थैंक यू। तुझे यारों में क्या भाई मिले, भाई मिले जिनके दिलों में सफाई मिले, ना ही मिले तुझे सांप तेरे रास्ते में, तुझे जब भी मिले भाई बस दुआ ही मिले। लोगों से होता नहीं अब एल्बम का वेट, और बट एज एन आर्टिस्ट मेरी अपनी मेंटल स्टेट, और 36 बीटे 36 बातें पीठ पीछे, फीचर रेंज मंगन हो जिमें मैं वड्डा जे खोल।